जी, अस्सलाम वालेकुम खालिद मीर साहब, कैसे आप? खैरियत से हैं? वालेकुम ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और जब कोई आता है इतनी दूर से, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई दूर नहीं है। आप तो ख़ैर आते रहे हैं अकेडमी के अंदर हमेशा या ही। पहले मैं आप लोग का तारुफ़ करवा दूँ कि मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं खालिद मीर साहब। इनके पास लोगों के दुखों को बड़ा गरमा है और ये हमेशा दवा देते हैं लोगों को, अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी ग़ज़लों से, नज़्मों से उनके दुखों का इलाज करते हैं और शायद पेशा भी आपका इत्तेफ़ाक से जी हाँ, दवासाज़ी है, अद्वियात साज़ी है। अद्वियात साज़ी है। जी, आएँगे उसके ऊपर लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे ज़रा आपके बुज़ुर्गों से। मुझे अच्छा लगता है, जी। अपने कोई बुज़ुर्गों की जब बात करता है, अपने वालिद की जब बात करता है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अ, पार्टीशन से पहले मेरे दादा पाकिस्तान आ चुके थे। अच्छा, यानी 1947 से 1 साल पहले। और उससे पहले इनका कहाँ से ताल्लुक था? आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक था और वहीं पे उनका कश्मीर से, उस वक़्त कश्मीर आज़ाद कश्मीर नहीं रहा होगा। जम्मू कश्मीर कहलाता जम्मू कश्मीर, जी हाँ, जी हाँ। तो वहीं उनका तब भी वहाँ पे कपड़े की तिजारत से वाबस्ता थे। जी, डोगरा राज में तक है। उस दौर में हाँ, रहा होगा अब जी हाँ। असल में बहुत लंबी हिस्ट्री हमारी उस बहुत दूर तक चली जाएगी। सुनना चाहूँगा मैं। दादा और उनके बड़े भाई जी, ये यतीम थे अच्छा, और उनके वालिद एक जंग में उस ज़माने में शहादत पा गए थे। तो जंग कैसी सिखों के साथ? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो फिर इन 2 भाइयों की परवरिश वहाँ पे रिश्तेदारों से हुई और वहाँ से दोनों सेल्फ मेड बन के बने। अच्छा, तो एक वक़्त आया कि दादा एक बहुत बड़े बहुत मेहनत की होगी उसमें। बहुत कारोबारी बन गए, बॉम्बे रहे बहुत अर्सा। जी, जो मुझे खाल-खाल चीज़ें याद हैं और कश्मीर, बॉम्बे के दरमियान तिजारत का सिलसिला करते थे और जो बड़े दादा थे वो उनका कपड़े के तिजारत के साथ-साथ एक टेलरिंग का भी काम था, जो जी। उस ज़माने में बड़ा वसी था। यानी लोग दूर-दूर से उनके पास यानी जम्मू में बॉम्बे से लोग आते थे उनसे अपने कपड़े बनवाने। इत्तेफ़ाक से आपसे पहले हमारे जो एक और मेहमान आए थे हमज़ा फारूकी साहब ये, जी, जो वो पटियाला से वो लोग आए थे कराची, और तो उनका भी कपड़े का कारोबार था और वो भी टेलरिंग तो खैर बल्कि अल्टर की चीज़ें ऑल्टर पूरे पाकिस्तान जाती थी। तो अच्छा है, हिजरत करने वाले अपने मतलब साथ बड़े कपड़े दादा को लेके उस काम से इतना इश्क था कि मतलब ही वाज़ नॉट द टेलर लेकिन ये कारोबार से जब जी, इश्क हो जाए, तो जब वो यहाँ से इंग्लैंड चले गए थे बाद में, पार्टीशन के बहुत बाद चंद साल बाद, तो तब भी वहाँ पे उन्होंने इस काम को शौक के तौर पे जारी रखा। अच्छा। बट ही वाज़ नॉट द टेलर वो जी, 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 जी। बिज़नेस का एक पार्ट था जिसमें एक आदमी का इंटरेस्ट हो जाता हुँ, है। हुँ। जैसे एक आदमी काम कुछ भी करे, कुकिंग का उसको शौक हो जाता है। फिर दादा का वो कारोबार अच्छा था फिर पार्टीशन से 1 साल पहले वो कराची और केमाड़ी के इलाके में रिहाइश कर ली थी। अच्छा 47 से पहले ही वो आ गए थे। 1 साल पहले आ गए थे, सेंस कर गए थे। अच्छा, तो कल हमारे अब्बा के कि वो अब उन्होंने ये मामला चलने वाला नहीं नहीं है। चलने वाला तो मैं पहले जा रहा हूँ, हुँ, फिर कोई मामला हो जाएगा तो तुम लोगों को आसानी हो जाएगी। हुँ। तो फिर पार्टीशन के बाद वालिद और उनके बाकी भाई हिजरत करके अच्छा उस वक़्त सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़े ताए उस वक़्त सबसे बड़े थे और काफ़ी मेरे वालिद भाइयों में 5वें चौथे नंबर पे थे। जी, तो बड़े ताए जो थे, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर भी रहे सादिक मीर साहब, वो बर्मा जंग भी लड़कर आए हुए थे, तो वो उम्र हुँ। का फ़र्क भी था प्लस एक आलिम फ़ाज़िल आदमी, अरबी पे बड़ी दस्तरस थी। तो ये सब लोग फिर कराची में केमाड़ी में आके बसे और दोबारा से कपड़े के कारोबार में आपके दादा खैर अच्छे वक़्तों में आ गए थे, पार्टीशन से पहले आ गए थे, तो सुकून से पहुँच गए थे। क्या आपके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे, वो इतने ही सुकून और इत्मीनान से पाकिस्तान आ नहीं, गए थे? इतने सुकून इत्मीनान से तो नहीं आए। अब बात कैसे अक्सर ज़रा बताइए? 12-14 साल की बता रहे मेरी उम्र थी जी, और काफ़ी छुपते-छुपाते और उस वक़्त ये आपके वालिद साहब को बताना ये है। वालिद साहब का। आप तो आपकी तो उम्र 12-14 साल नहीं, नहीं नहीं, नहीं, रही मैं पड़ी। वालिद साहब के बता रहा हूँ। मैं पार्टीशन के वक़्त तो मुझे जैसे तसव्वुर भी नहीं होगा कि जैसे तो काफ़ी मसाइब थे और बीच में काफ़ी हमले हुए। अच्छा, अल्लाह ताला ने महफूज़ ही रखा कि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हो बल्कि ये कुछ लोगों को कत्ल करके भी पहुँचे जिसमें मेरे मामू अपनी जान बचाने के लिए हाँ, इनको रास्ते में वालिद बताते हैं कि तुम्हारे मामू ने 24 अ, जो है वो हमलावर मारे थे। आपके मामू हयात तो नहीं है? नहीं, नहीं, उनका 1978 में इंतकाल हो अच्छा, वरना तो मुझे बड़ा डर लगता है उनसे मिलने में। भांजा तो है ना उनका। लेकिन ज़ाहिर है कि घरवालों की इज़्ज़त को बचाना और सब जी जानों हाँ, को बचाना अल्हम्दुलिल्लाह सब बख़ैर आफ़ियत आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम पे कोई दस्त नहीं आई थी और वो मतलब सुकून से आ गए। जो हमलावरों को उन्होंने जी हाँ, काफ़िर जी किरदार हाँ, तक जी पहुँचा हाँ, के आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक नई कहानी है। इस किस्म की कहानियाँ वैसे कम सुनने में मिलती हैं। जी हाँ। हाँ, उसकी तफ़सीलात मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को शायद ज़्यादा याद होंगी, जी, 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 खैर मुझे कम याद है। एनीवे तो फिर ये केमाड़ी में आके बसे, वहीं रचे बसे और वहीं कारोबार शुरू किया और जी, कपड़े का कारोबार
मैं अपना बचपन अगर याद करूँ जी। 60s का, तो मैंने वो वक़्त भी देखा है कि एक-एक दिन में उस ज़माने में हमारी दुकान की सेल 35-35 हज़ार रुपए होती थी। उस ज़माने का 35,000 जी रुपए, हाँ, जी हाँ। जबकि कैसे बड़ी-बड़ी दुकान मिल जाती थी कैसे 35,000 रुपए की। कैसे जो जो हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, उस ज़माने की पाकिस्तान की मईशत को बड़ा सहारा था शिपिंग से। जी, 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 तो जी, जितने बिल्कुल सही। सीमेंट आते थे, हाँ, केमाड़ी हाँ, पोर्ट थी, वहीं वो से। वहाँ से बेहतरीन कपड़ा और एक बुनियादी बात जो वालिद साहब के कारोबार के शुरू से लेकर उनके मरते दम तक रही, जी, लोग कहते थे, "ये 10% से ऊपर नहीं लेंगे, 10% से कम नहीं देंगे।" सही है। फिक्स रेट है इनका, जो आएँगे, कागज़ दिखाते थे। तो लोग इस तहत आते थे बल्कि मशवरे करते थे कि जी मुझे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए क्या तब्बा गाइड करते थे कि ये चीज़ ले जाओ, इसमें तुम्हें फ़ायदा है, इसकी हुँ, लुक हुँ, अच्छी है, हुँ। क्वालिटी का काम। आप सोचिए कि उस वक़्त हम समझे केमाड़ी में एक रूलिंग फैमिली के तौर पे थे, लेकिन फैमिली ने उस तरह से बिहेव कभी नहीं किया। उस ज़माने में हमारे पास एक हिलमैन और एक स्कोडा हुआ करती अच्छा। थी, जो हमारे पास 60 71 तक रही। जी। 71 तक मैंने भी बहुत गाड़ियाँ देखी लेकिन सिर्फ़ सड़क के ऊपर। हमारे घर में कोई अच्छा, गाड़ी नहीं थी। मज़े की बात, इसके साथ-साथ दादा का कारोबार जो उन्होंने साथ जब वालिद वगैरह पहुँच गए, कपड़े का कारोबार सँभाल लिया, दादा ने ट्रांसपोर्ट भी शुरू की थी। अच्छा, तो कराची में वो बताते उस ज़माने में 100 गाड़ियाँ हुआ करती थी सही, सही। और उसमें से 2 गाड़ियाँ हमारे पास थी। जी। रिक्शा भी तकरीबन इतने होते थे, दादा के रिक्शा चलते थे, टैक्सियाँ जी, चलती जी, थी। जी। लेकिन वो पहाड़ी गुस्सा बहुत था, तो यूँ भी हुआ कि केमाड़ी के नेटी-जेटी पुल पे रिक्शा खराब हो गया, हाँ। उन्होंने नीचे धक्का दे दिया रिक्शे ओ तेरे की। को। गुस्से के बहुत थे। जो आप हमें लोग तो तो दूर-दूर ही खड़े होते होंगे कि पता कोई बात जब बुरी ना उनका लग जाए। इंतकाल हुआ 69 में इंतकाल हुआ, तो ज़ाहिर है कि मेरी इतनी हाँ, उम्र हाँ। नहीं थी कि मैं उनको बहुत ज़्यादा जान सकता। हाँ, सही है। लेकिन ये कि अ, उनका कैरेक्टर और भी था, लोगों की बहुत मदद करना वैसे और आपकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको मालूम होगा हाई कोर्ट के जो एक जज हैं ज़फ़र खान शिरवानी साहब जी, ज़फ़र शिरवानी साहब ही हैं। जी, तो जिनकी किताब थी वहाँ मैं इनकारी हूँ, तो इत्तेफ़ाक से यहीं पे उनकी 24 इंटरव्यूज़ हुए थे ये और उसमें उन्होंने एग्ज़ैक्टली अपने वालिद साहब को ये बताया था कि वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे और उनकी बसें चला करती थी। जी, जी। तो मैं देखता हूँ कि माज़ी सबके तक में कहीं न कहीं जाके टाटियाँ बज जाते हैं। देखिए अल्लाह ताला ना बहुत कुछ दिखाता है और बहुत कुछ सिखाता भी है। जी, वो वक़्त जब ने देखा, वो वक़्त भी देखा कि हमारे पास कई साल तक घर में गाड़ी नहीं थी। सही है, 1973 में हम केवाड़ी से शिफ्ट हो गए थे नाज़ाबाद सही है। और 73 से लेकर 78 तक हमारे पास गाड़ी थी। वो वक़्त सख्त वक़्त था, मुख्तलिफ वजूहात, बहुत से हालात, एक तो ये कि शिपिंग इंडस्ट्री बैठ गई थी, वहाँ कारोबार बैठ बहुत गया था कुछ, पूरा। बहुत कुछ, बहुत कुछ। लेकिन वालिद ने अपना वतीरा नहीं छोड़ा, उन्होंने स्कूलिंग आपकी कहाँ पे हुई? हाँ जी, मैंने प्राइमरी किया केवाड़ी से गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा, मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं पीरे स्कूल की पैदावार हूँ। मी टू। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नाज़ाबाद जब 73 आया तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में। जी, मतलब उस ज़माने में बड़े-बड़े सियासतदानों के बच्चे पढ़ते थे। मैं नाम लूँगा तो एक मामला दूर तक चला जाएगा। लेकिन अच्छी फैमिली कोई से हर्ज नहीं है, इसमें तो हौसला होता है हाँ, लोगों का। हाँ। अहमद शफ़ी मेरा क्लास फ़ेलो था। अच्छा, 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 हमें अच्छा, 1 अच्छा, साल अच्छा। का फ़र्क था। जी, जी, लेकिन हाँ। हम इत्तेफ़ाक से जिस घर में हमने आके क़याम किया तो सामने हमारा 7/4 था, सामने 6/6 था। अच्छा, तो वहाँ से ताल्लुक जो बना खानवादे से तो ऐसा था कि यहाँ नहीं खाया, वहाँ खा लिया, हाँ, मैंने हाँ। इससे वहाँ दोनों तरफ। तो आज तक वो ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत कुछ मेरी अदबी जो सफ़र है उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूलों के असाज़ा होते भी अच्छे थे और अरे काफ़ी लोग सर, पढ़ के वहाँ से पॉलिश होके निकले हैं सारा ये। उस ज़माने से लेकर जब तक मैं कह रहा हूँ ना ग्रेजुएशन तक जो लोग मिले अ, उसके बाद का किस्सा कुछ और है। हुँ, वो लोग थे जिन्होंने हमारा करियर बना दिया। मैं स्कूल जो के आपके मेंटर थे। मेंटर थे जिन्होंने मेंटर के अलावा देखें कुछ लोग मेंटर ना होते हुए आपके वो उस्ताद होते हैं जो आपकी बुनियाद बना जाते हैं। क्या बात है! क्या बात है! मैं उर्दू लिखने से घबराया करता था छठी जमात। हुँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद अहमद साहब थे जो शायद तारीख़ के किसी गोशे में कहीं नाम नहीं होगा। हुँ, हुँ, रिज़विया में पीछे एक कच्ची आबादी में रहते थे। हुँ। शेरवानी पहन के आते थे मित्र। आपकी तरह और उनकी शेरवानी का कलर कभी हमने ग्रे के अलावा नहीं देखा, अच्छा, लाइट ग्रे, इससे भी लाइट। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मज़मून लिखना है। मैंने कहा सर बड़ा मुश्किल काम है, उर्दू नहीं तुम लिखो तुम जैसे भी लिख के लाओ कभी। तो पहला मैंने मज़मून लिखा, वो बहुत आला और फ़री था लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ़ तौसीफ़ की क्लास में क्या बात! कि मेरा दिल बढ़ गया। सही है। तो उस वक़्त थोड़ा-थोड़ा शायरी की तरफ तो रग़बत आ चुकी थी, तो मैंने पहला शेर 12 साल की उम्र में ही कहा था और उसका पहला गवाह शायद अहमद ही है। अच्छा, हम सब साथ-साथ होते थे। कोई वो तो नहीं ऐसा तो नहीं ना मेरे सामने वाली खिड़की में चाँद का मुखड़ा रहता है। हमारे सामने अरे! वाली खिड़की में
जो रहते थे उनको चाँद का मुखड़ा तो नहीं कहा जा सकता था, अच्छा। क्योंकि उस तरफ दीवार थी। नहीं 12 साल की उम्र में जब बंदा टीनेज में आता है, तो ऐसे ही चाँद के मुखड़े पे शायरी करता है। वो उसका क्या था शेर वो? मक्ता था, 4 शेरों पे मुश्तमिल एक हाँ। कि रच गई तेरी खुशबू जब बाग के फूलों में, 12 साल का लड़का ये कह रहा है कि रच गई तेरी खुशबू जब बाग के फूलों में। मैं हँस के तकता रहा चाँद तेरी जुल्फों में। वाह, वाह, वाह! मैंने कहा था ना, मैंने ऐसे कोई शायरी होगी रूमानी और आशिकाना। मतला ये था, मक्ता सुना देता हूँ, फिर बाद में शायरी में बात कर हाँ, लेंगे हाँ। कि तलाश करता है कुछ जज़्बा खिलवतों से परे। वाह! तलाश तलाश करता करता है है कुछ कुछ जज़्बा खिलवतों ज़रूरतों से से परे, परे। तेरा बदन नहीं हाइल मेरी उमंगों। आप किस किस्म की किताबें पढ़ा करते थे ये? मीरसन की मुसव्विर तो नहीं पढ़ रखी थी आपने कोई? तरबियत बहुत सख्त थी। अच्छा, अच्छा। इसमें अब बुनियादी बात बताऊँ कि अब्बा की सुबह एक आवाज़ आती थी, हाँ। फजर का वक़्त हो गया और हमें दूसरी आवाज़ के लिए इजाज़त नहीं थी इंतज़ार करने की। सही बात। बहुत सी बातें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपने इतने खूबसूरत अशआर गए 12 साल की उम्र में, उससे पहले आपने कौन-कौन से शायरों को पढ़ रखा था? हाँ, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे बड़े भाई ताहिर मीर साहब को जाता है। अच्छा। उनको शुरू से अदब से बहुत दिलचस्पी थी, हबीब हुँ। पब्लिक से पढ़े हुए थे वो और उन्होंने एक छोटी-सी लाइब्रेरी, हमारे घर के ऊपर एक 2 छत्ती वाला कमरा था जो उनके पास होता था। जी, 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 उसमें जी। छोटी-सी लाइब्रेरी थी जिसमें उस ज़माने के लिहाज़ से 50-60 किताबें थी। हाँ, तो मैंने मैट्रिक से पहले यादों की बारात भी पढ़ ली थी। बस। हाँ। अच्छा, उस वक़्त इब्न इंशा की किताबें आना शुरू हो गई। जी। मुफ्ती साहब की आ गई थी, लब्बैक। ये मैं 73 से 79 तक के दरमियान के पीरियड की बात जी, जी। बता रहा हूँ। तो मैंने याद अच्छा वहाँ पे नाज़ाबाद में सबसे अच्छी बात थी दुआना लाइब्रेरी होती। अच्छा, आना लाइब्रेरी से पढ़ के दोबारा। आना लाइब्रेरी, आना दुआना जो भी हाँ, था। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं और अहमद रेगुलर क़ारी थे। जी। तो सबसे पहली किताब जो पढ़ने को मिली वो अंकल इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज़। सही। अब देखो मैं उनके भी उसूल बताऊँ, घरों की तरबियत ऐसे नहीं होती। हाँ। अंकल के यहाँ एक किताब आती थी छपने के बाद। अच्छा। मेरे पूरे घर में वो पढ़ते थे, फिर वो मेरे पास आती थी, हम पढ़ते थे, फिर हम वापस करते जी, जी, जी। थे। भाई एक ही किताब है ये, कारोबार भी है और हाँ, हाँ, बिल्कुल लोगों सही तक है। हाँ। पहुँचना भी है। तो बुनियादी तरबियत पढ़ने की तो उससे चढ़ी कुछ डाइजेस्ट पढ़ लेते थे। मेरी वालिदा घर से बहुत एक कम चीज़ पढ़ती। बताइएगा, आपने माशाल्लाह ये जोश को तो पढ़ लिया मैट्रिक में, मंटो और असर चौटाई को पढ़ा आपने? जी, पढ़ लिया। पढ़ लिया। बिल्कुल, पढ़ चुका था। मतलब अगर आप नाम पूछेंगे तो हो सकता है कि वो काबिल कदर भी हो। मिंटो का ठंडे गोश्त मैंने पढ़ा, अच्छा। ठीक है। असल में देखें उस ज़माने में कोई मोबाइल फ़ोन था नहीं। हर किस्म के जिन वो थे। किताबों की बात कर रहा हूँ ना, जी, जी। जब भी मेरे पास अच्छा। जब भाईजान यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे, तो उसको लाइब्रेरी मैंने अपने कब्ज़े में ले ली। अच्छा। तो इस वक़्त अगर मेरे पास एक 100 साल पुरानी किताब भी अच्छा, माशाल्लाह। अख्तर शिरानी की किताब भी है मेरे पास, अच्छा, पहला अच्छा। मजमूआ जो अच्छा, अच्छा, पहला मजमूआ। हाँ, वो अभी भी उसकी किताबों से वैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताबों से रग़बत बहुत है। मैं जी। भी मीडिया मतलब हमारे इत्तेफ़ाक से छाप लग जाती है जैसे मंटो के ऊपर वो जो तो लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें बड़े पैगाम होते हैं। अगर उसपे फ़हाशी का इल्ज़ाम लगाया जाए तो कुछ क्या कुछ ज़्यादती है। हो जाती है। देखिए, बहुत-सी बात है। मेरे वालिद साहब बहुत रासिख़ अल अक़ीदा मुसलमान थे और बहुत सख्त मज़हबी बुनियादों पे थे, जो बुनियादें थी और उसके बावजूद उन्होंने हमें पढ़ने-लिखने से नहीं रोका। जी। उनके बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि मैट्रिक तक मेरी पाबंदी है। उसके बाद मैं समझता हूँ तुम इतने आज़ाद हो चुके होगे कि तुम जा सकते बिल्कुल सही बात। हो। छोटा-सा वाक़या धमाका फ़िल्म रिलीज़ हुई। जी, 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 मैंने जी, उस जी। वक़्त मैट्रिक नहीं किया। हाँ। तो अहमद आया कि ये टिकट है तुमने भी चलना है। मैंने कहा अब्बू से पूछ लो। बकरीद का ज़माना करीब था। हमारे घर में हमेशा कुछ न कुछ जानवर पले रहते हैं, तो बकरे-वकरे पले हुए थे। तो अहमद आया अब्बू से पूछने के लिए, तो अब्बू ने कहा कि बेटा ये बकरा देख रहे हो? हाँ। तो एक स्टेप चढ़ाओ, सीढ़ियाँ नई-नई बनी थी हमारे ऊपर की। हाँ, हाँ। एक स्टेप चढ़ाओगे, दूसरा चढ़ाओगे, फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो मेरे हिसाब से अभी इतना बालिग नहीं हुआ है कि मैं उसको इजाज़त दूँ। हाँ। मैट्रिक के बाद इसको इजाज़त है, जा जाए मेरे साथ। तो उस मेरा ज़माने के ख़्याल मैट्रिक को ये रैंक करते थे। आपको धमाका फ़िल्म देखने की इजाज़त नहीं मिली। नहीं, मैंने शायद देखी आप ही की बददुआ लगी थी कि डिब्बे नहीं, इतने अल्लाह ना करे, चाहिए। अल्लाह ना करे। नहीं, नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ हाँ, कि वो फ़िल्म जो है वो फ्लॉप हो गई थी। ये मुझे पता है। तो यकीनन आपकी बददुआ लगी थी इस फ़िल्म नहीं, पता नहीं। को। उसको मैंने महसूस भी नहीं किया और हाँ, हाँ। अंकल से भी और अहमद ने भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। असल में मैं उस खानवादे के बारे में बात करते हुए इतना बहुत मोहतात रहता हूँ क्योंकि इस तमाम अरसे में जब मैं अपने कारोबारी सिलसिले में आया अंकल के इंतकाल के बाद से,
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो उसको आप रिकॉर्ड भी कर कर लीजिए। रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, देखिए वो घर वाली बात थी, दसियों चीज़ें सामने होती हैं। सही बात है। तो मैं अमीन हूँ बहुत सी बातों का जिनको तज़किरा ना करना ही मुनासिब है। जी, लेकिन मैंने उस खानवादे से जो सीखा उसका कर्ज़ मुझ पे रहेगा जी, कि आज अगर मैं कुछ थोड़ा लिख बोल लेता हूँ, तो बुनियादी तौर पे मेरे बड़े भाई का कंट्रीब्यूशन कि उनकी लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा। उस ज़माने में जाज़िब कुरैशी उनके एसएम कॉलेज होते थे, उधर रेडियो पाकिस्तान से जी, पढ़ा करते थे। तो उनसे शायरी तो एक्सचेंज नहीं हुई, लेकिन सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। सही है। तो ज़ुबान प्यार में जो थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत गुंजाइश है, उस खानवादे से आई है। उसका बड़ा कर्ज़ है मुझ पे। लेकिन जब उस उनके हवाले से कोई गहरी बात करने की बात करता है, तो मैं उस वक़्त वहाँ से हट इसलिए जाता हूँ कि अमानतें अमानत ही रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन हर अगर किस्म की यादें होती हैं, बाद ऐसी यादें होती हैं जिसको आदमी शेयर अच्छी करता बात है है, तो जो क्या अच्छी है। क्या अब देखिए ये जो फ़िल्मी वाला मामला था, हाँ। बेतहाशा लोग आते नहीं, वो रहते तो थे। खैर पब्लिक लाइफ़ है ना कि उसके हाँ, अंदर एक हमें बहुत अच्छा वक़्त होता था। अजीब-सी बात है कि वो आदमी जिसका नॉवेल छपता था तो लोग लाइन लगा के 2 घंटे पूरा एडिशन छपता था जी हाँ, और फिल्म आई तो फ्लॉप हो गई। पार्ट ऑफ द गेम है। उस ज़माने का और मीडिया कुछ शायद एक वजह ये भी थी जिस तरीके से हर आदमी के ज़हन में अपना एक मक्का मदीना होता है और वहाँ ज तो इसी तरीके से जब हम प्रिंट मीडिया को लेके आते हैं फ़िल्म के अंदर, जो ज़हनों में किरदार होते हैं इब्न सफ़ीर देखिए के इस पे होते बहुत बेहतरीन तबसरा तो अहमद, अबरार भाई, या इफ्तिखार, या बाजी और आप भी वगैरह कर सकेंगे क्योंकि वो घर के जी, मसऊल थे। मेरा तज्ज़िया उसमें ये है कि अगर मैं फ़िल्म देखने जाता तो मैं इमरान को देखने जाता। इमरान को दिखाया नहीं जा सकता। सही वही मैंने कि हर आदमी के जावेद ज़हन शेख में को अपना जब इमरान एक अलग हाँ, है और अपना फरीदी एक अलग जब वो है। फ्रंट पे जो किरदार आए, जी, जी, वो जी। किरदार उससे मुख्तलिफ थे बिल्कुल ये मुख्तलिफ थे, तो हो शायद सकता है यही ये वजह थी। वजह हो शायद। ये भी एक वजह हो मैंने वो सकती फ़िल्म है। आज तक नहीं देखी। जी, जी। जब तब नहीं देखी तो उसके बाद टीवी पे कभी-कभी उसकी कुछ झलकियाँ कुछ आती थी। हुँ, ये हुँ। पता नहीं मैगज़ीन में देख मुझे ये भी याद नहीं कि उसके कोई मैंने मुतहर्रिक चीज़ देखी हो। तो चलिए हम बात करते हैं आपके स्कूल लाइफ़ से और आपके असातिज़ा से जी हाँ, और आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी के आपके बड़े मेंटर आपके असातिज़ा रहे हैं ये। बहुत बहुत तो मेरा ख़्याल है ये एक रिश्ता जो होता था किसी ज़माने में उस्ताद का और शागिर्द का, ये लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में बड़ी मदद करता था। पिछले दिनों वो आए हुए थे यहाँ पे अपना इंटरव्यू के सिलसिले में रफ़ी मुस्तफ़ा साहब। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो थे हैदराबाद सिंध में रहे थे वो और उनके जो ऊपर ज़िंदगी में सबसे बड़े एहसानात उनके सिंधी असातिज़ा के थे। और जो न सिर्फ ये कि वो बड़ा दिल लगा के पढ़ाया बल्कि यूनिवर्सिटी में जॉब भी उनको सिंधी असातिज़ा की वजह से मिली थी। माशाअल्लाह। और उन्होंने ये बताया मुझे कि इत्तेफ़ाक से एक बार किसी लड़के ने मुझे मुहाजिर कह दिया, तो मेरे लिए तो गाली था, वो उस्ताद बहुत बुरा मान गए कि तूने कैसे मुहाजिर कह दिया? तो वो ये वो ज़माना लोग था। थे जो कि चले जाते हैं लेकिन अपने देखिए यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा, चाहे तो उसको ऑन एयर करते या ना करें। उस ज़माने में कॉलेज में मैं कॉलेज से बता फिर स्कूल पे आता हूँ, सिर्फ तज़किरतन कर रहा हूँ जी, कि महाजिर को मक्कड़, सिंधी को मानो, पंजाबी को डग्गा, आम कहते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन 86 के बाद से सब चीज़ें बदल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। अब वो स्कूल असातिज़ा भी वैसे नहीं रहे। हाँ, प्राइमरी जमात मेरी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल केमाड़ी से हुई। आज भी वो स्कूल पुरानी बिल्डिंग की तरह मौजूद है। कच्ची पहली, पक्की पहली हमने देखी है ज़मीन पे। तो जब हम कच्ची पहली में होते थे तो ज़मीन पे बैठ के पढ़ते। जी, और दाखिला यूँ कान पकड़ के और नहीं दाखिला तो बड़े शौक से मैं जाता था। नहीं, नहीं, वो उम्र का तयन करते थे कि हाथ जो है कान पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये चला याद गया तो फिर पक्की है ये वरना फिर याद कच्ची नहीं, ही ये है। याद नहीं, लेकिन जी, कच्ची पहली से मैं गया। जी, ज़मीन पे बैठ के हमने तख्ती लिखी। जी, उसी में थोड़ा बहुत लिखने में रवानी भी है। पक्की पहली में फिर बेंचों पे आ गए। क्या बात! फिर उसके बाद जब हम दूसरी, तीसरी में फिर कुर्सियाँ थी उसमें, हाँ, बेंचें तो हट गई। हाँ, तो 5वीं जमात तक मैंने केमाड़ी में, फिर 73 में जब हम आ गए तो फिर यहाँ से छठी जमात का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, और यहीं से वो असातिज़ा मिले जिन्होंने बुनियादी तो छठी जमात के कुछ अरसे बाद ही मैं मोहम्मद अहमद साहब और मज़हर साहब अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए, आला दर्जे सफ़र इन दोनों ने मुझे धकेला मैगज़ीन की तरफ। हाँ, वॉल मैगज़ीन नवाए तलबा होता था। अच्छा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी उस ज़माने में, पेंसिल स्केचिंग वगैरह। तो उसपे नाम तो बहुत से साथियों के होते थे, काम सारा मैं खुद करता था। अच्छा, तो कभी इकबाल नंबर निकाला, मतलब मैट्रिक से आने से पहले-पहले इकबाल नंबर, जोश नंबर, वो पूरा मैं ड्रॉ करता था। कौन-सा स्कूल था, क्या नाम था उसका? गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़ाबाद नंबर 2, अच्छा, अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ जो है, जी, 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 जिसके जी। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। नसीम साहब जिसके साथ उस्ताद थे, नसीम साहब थे। उनकी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। आप दिल्ली आए थे इंटरव्यू देने के लिए? नसीम साहब के बेटे से भी ताल्लुक है हमारा। उन्होंने खुद ही हाँ, हमें खोज निकाला। नसीम साहब को मैंने बहुत थोड़ा अरसा देखा, क्योंकि हाँ। उसके बाद फिर वहाँ पे सना मैंने साहब आबिद और अज़ीज़ से बहुत तारीफ़ सुनी थी। वो भी इत्तेफ़ाक से नवाज़ में देख रहे थे और
देखिए, छठी जमात का बच्चा नसीम साहब तक कहाँ पहुँच सकता था। हाँ, एक बात नहीं बताया मतलब उनके असातिज़ा जो हाँ, नहीं, नहीं, वो तो स्कूल को हाँ, बनाने वाले थे। जी, जी। वो एक अलग ही कहानी कहानी है, बहुत लंबी कहानी दर कहानी। कहानी है। तो फिर वहाँ से मैं वो चस्का लग गया लिखने हुँ, का। मैं रात भर बनाता था, फुल शीट होती थी जो मैं मैगज़ीन बोर्ड अखबारी पर साइज़ 23-36 या 23-36 की, उसपे ड्रॉ करता था। वो बहुत अरसे तक महफ़ूज़ रहा, फिर वो हाँ, एक सैलाबी सूरत-ए-हाल नाज़ाबाद में, तो उसमें सब खराब हो गया। वो सिलसिले में चला, वो फिर यूनिवर्सिटी तक। यानी फिर मैं स्कूल में तो करता था, फिर कॉलेज में जब आया इस्लामिया साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी किया, ठीक है? वहाँ पे मैं माइक्रोज़ोन का एडिटर था। जी। वहाँ पे भी उसके अच्छा, साथ मैं थोड़ा-सा आपसे एक वक़्फ़ा लूँगा इससे पहले कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिससे मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है सुनने के लिए। अगर हम आपके स्कूल के असातिज़ा की बात करें, तो ऐसा नहीं लगता आपको मुझे तो लगता है यकीनन ऐसा, कि पाकिस्तान में स्कूलों के म्यार में बड़ा यू-टर्न आया था जब स्कूल नेशनलाइज़ कर दिए गए थे। उससे पहले के असातिज़ा कुछ और थे और उसके बाद के असातिज़ा जो हैं वो डेडिकेशन नहीं रही है, जो नेशनलाइज़ेशन के बाद हुई थी। 73 में नेशनलाइज़ हो चुके थे, जी, जी, हाँ। हो चुके थे सर। जी, भुट्टो साहब लेकिन याद है। इन स्कूलों पे उस वक़्त उतना असर नहीं आया था। सिर्फ़ इतना फ़र्क जो मुझे याद है कि वो रफ्ता-रफ्ता ज़ाहिर है। स्कूल की जो अ, तज़ीन और आराइश के मामलात कम होते चले गए थे। यानी हुँ। जहाँ खिड़कियाँ थी, जब तक नहीं, मैंने मैट्रिक सवाल किया खिड़कियाँ गायब हो चुकी यानी 73 तो वो दौर था ना, जी हाँ, जबकि उस दौर के असातिज़ा पहले के मौजूद थे मौजूद और नए सिस्टम में गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं आए थे। ये मैं जी हाँ, इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि मेरे एक उस्ताद थे फुरकान गाज़ी साहब मदरसा मिल्लिया इस्लामिया, बहुत अच्छा स्कूल था। तो मैंने देखा था वो स्कूल का माहौल ही कुछ और था जो हमने वहाँ सीखा और जब बाद में मैं कभी गया तो बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल। तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि मैंने कहा ये तो वो स्कूल नहीं है जो मैं छोड़ गया था। तो मेरे हेडमास्टर साहब ने कहा था कि पहले यहाँ पे उस्ताद होते थे, अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट होते मैं वैसे ज़रा-सा मुख्तलिफ बात करूँगा। हैं। जी। उस्ताद के साथ जिसके साथ उस्ताद लग जाए, हुँ, उस पे फिर मैं तनकीद नहीं कर सकता। उसकी बिल्कुल सही बुनियादी बात। वजह इसी स्कूल में मैं 2021 में दोबारा गया, मुझे खुशी हुई। जो लोग अच्छा वहाँ माशाल्लाह। असातिज़ा थे, नौजवान ख़वातीन असातिज़ा से लेकर सीनियर और आपकी बात सुन के मुझे बड़ा खुशी हुई और बड़ा हौसला हुआ इस बात से। जी। जो जिन वसाइल में वो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको यकीनन बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी ये तारीफ़ एक करना एक नाइंसाफ़ी अच्छी होती खबर आपने मुझे है। बताई है। मैं जी। अभी की 2021-22 की बात क्योंकि कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इधर मेवाड़ के जो गोठों के स्कूल सरकारी स्कूल में जाता रहा हूँ, हुँ। तो वहाँ मैंने डिफरेंट ही माहौल देखा था। ये जी। गोट के स्कूल उस ज़माने में तो वजूद भी नहीं पाते। हाँ, हाँ। तो कच्ची ज़मीन पे भी नहीं थे। हुँ, गोट जब हुँ। था, मैं मेवाड़ में जब पहली दफ़ा आया हाँ, था, तो लेकिन बाद में जब आए वो दिन हैं में भी हॉल आता था यहाँ पे। जी, जी, बिल्कुल। तो बताने का मकसद ये है कि जो अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट स्कूल जिससे हमने पढ़ा, वो एक बहुत आला अरफ़ा इंस्टीट्यूट था। जी, 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 जी। नेशनलाइज़ होने के बावजूद इन डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। हुँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अलग से पूरा हॉल और जगह दी हुई थी। स्कूल से मेन बिल्डिंग से हट के कि इलेक्ट्रिक का है, ये कॉन्सेप्ट है। अब शायद ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हो, हुँ। लेकिन अभी भी लोग काम कर रहे हैं। असल में गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल का ग्रुप भी बना हुआ है, जिसका तहरीक भी मुझे अहमद से ही मिली थी, शामिल हुआ तो उस लिहाज से मैं गया भी। उस ग्रुप में अब मैं ज़्यादा फ़ाल इसलिए नहीं हूँ कि उसमें अमली जहाँ पे मुझे काम नज़र नहीं आता ना, मैं हट जाता हुँ, हूँ। मैं अमलियत पसंद हूँ। ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो है ना सियासत में भी शिकार होते हैं, तो फिर आदमी यही हो हाँ, पता जाता नहीं है। वो मेरे साथ तो सियासी कुछ भी पोस्टर ना हुआ। या मैं फॉरवर्ड स्कूल करते गया, हैं। मिलकर आया, उनकी चीज़ें देखी और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस वक़्त जो लोग बैठे हैं, ये उनसे कम नहीं है, जी। अपने वसाइल और मसाइल के साथ। ये बहुत अच्छी वो आपने बात स्कूल कही है। सिमट जी, के एक जी। छोटी बिल्डिंग में आ चुका है। एक तरफ जज़्बे बरकरार हैं। एक पूरा हिस्सा जो है वो हेडक्वार्टर बना हुआ है रेंजर्स का। हुँ, इधर जो मेन बिल्डिंग थी ये रेनोवेशन माँगते तो उन्होंने एक छोटी बिल्डिंग में उसको चला रहे हैं। जिस बिल्डिंग में हम बैठते थे हुँ, वो अभी हुँ। फ़ाल नहीं थी। कमल के फूल अभी तक वहाँ खिले हुए हैं, क्या बात है! क्या बात है! क्या ही अच्छा। बता तो बताने का मकसद है कि जो मेरा अपना तजुर्बा है। तो बाकी अगर आप बात करें तो स्कूलों के इनेहतात की बात करें तो इनेहतात में मैं पढ़ाने वाले को कसूरवार बाद में ठहराऊँ। हुँ, पढ़ाने वाले को मुलाज़मत देने वाला पहला कसूरवार। आप अगर 2000 में एक टीचर को हायर करना चाह रहे हैं जबकि 10,000 का खर्चा है और आप अपने घर 1 लाख ले जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेईमान आदमी कोई नहीं। हुँ। उस्ताद की कदर नहीं करेंगे, उसके घर में रोटी नहीं होगी तो उसके अंदर बोलने की सकत कहाँ से आएगी? हाँ, नहीं आपका तो ऑब्ज़र्वेशन सही है, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट से बात देखी। जब मैं सरकारी स्कूलों में गया, तो तनख्वाहें माशाल्लाह वहाँ 50,000 लाख रुपए की थी और ये वहाँ के जो 50,000 लाख रुपए कमाने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट असातिज़ा अपनी जगह पे 5-6 हज़ार का लड़का खड़ा करते हैं, बड़ा एहसान कर देते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं हाँ, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो सही है, वो सही है। इस वक़्त गलगला तो प्राइवेट का है ना, लोगों को जी, क्रेज़ जी, है। जी, जी।
आप यकीन करें कि मयार तो बात की बात है, पहले आप मिकदार तो पूरी करें। सही बात है, अगर आप अच्छा पैसा देंगे तो अच्छा स्टफ आएगा। सही बात। तो बड़ा एक तो अलग चलें डिबेट स्कूल से निकल के हम आते हैं कॉलेज लाइफ में। कॉलेज या कौन-कौन से थे आपके? कॉलेज इस्लामिक साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी किया। ठीक है, बल्कि इससे पहले सिराजदौला कॉलेज से मैंने इंटर किया था ताजुद्दौला से और आपने वो इंटर भी किया। एक इंस्पिरेशन के भी हामिद अली साहब से सिलसिला था। हमने कहा हमने नहीं दाखिला लेना, अच्छा, कहीं और अप्लाई भी नहीं किया। हाँ, अच्छा दिल्ली कॉलेज में अप्लाई कर दिया था किसी वजह से, हाँ, लिया इसलिए नहीं कि वो प्री इंजीनियरिंग था, अच्छा, अच्छा, तो मुझे प्री मेडिकल साइड पे रहना था। सही, सही, तो वहाँ पे भी मुझे आज भी याद है, असलम साहब हमारे एक ज़ूलॉजी के उस्ताद होते थे। सही। ये जो कप है ना, उन्होंने बाज़ार से चाय पीने के कप का बुनियादी उसूल बताया। कहते हैं उल्टे हाथ से पीना मना तो है, लेकिन बेटे जब भी कैंटीन पे या बाहर जाके पियो तो उल्टे हाथ से पीना। ओह! ताकि होंठ नहीं, इसलिए कि 90% लोग इधर से पीते हैं और सफाई नहीं होती, जरासीम शिफ्ट होती है। क्या बात है! कमाल है। तो उल्टे हाथ से पीने का मतलब उल्टे हाथ से पकड़ना नहीं, कहना ऐसे करे मैं, थोड़ा हाँ, वेट कर लो, ऐसे कर। सही, सही। और अगर मज़ीद इस पे भी निशान नज़र आए तो यूँ कर लो। ये बहुत बुनियादी ये बुनियादी बात है, बहुत तेज़ बात है। उनके एक बहुत मेरे ख्याल बड़ा है काफ़ी लोग जो चाय के शौकीन हैं, जो कोयटा होटल में जाके कभी मैं आप देखें मैं जब भी अगर जी, कई दोस्तों ने देखा होगा, मैं कभी हाँ, भी राइट हैंड से कप नहीं उठाता, मैं इससे उठा के यूँ पकड़ लेता समझ गया मैं, ठीक है। हूँ या फिर यूँ कर लेता हूँ। हाँ, नहीं बात अदरवाइज़ अगर सब गंदा है तो मैं कहता हूँ ये कप वापस ले आओ। सही बात तो ठीक कब है। से हाँ, यहाँ पे एक और बात बताते हुए वालिदा की तरफ जाऊँगा कि जो मेरे किरदार में बहुत ज़्यादा तरबियत का असलम साहब कहते थे ज़ूलॉजी की ड्राइंग बनाओ। हुँ, तो सर हर वक़्त तो पेपर पेन नहीं होता। मैंने लॉन पे बैठे ना उँगलियों से ख़्याल ही बनाना शुरू करा। तो हुँ, प्रैक्टिस आज भी ऐसी है कि मैं बहुत सी फिगर्स आज भी बना सकता हूँ। तो कप टूटने से मुझे अपनी वालिदा याद आ गई। अच्छा सुनाइए ज़रा। इंटर के बाद मैंने मेडिकल के दाखिले के लिए कोशिश की, हुँ, तो 2% से मैं रह हुँ, गया दाखिले। दोपहर का वक़्त था, मैं हमारा भाई घर अभी भी मौजूद है। वो बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में, तो सामने ही कमरा था एंट्रेंस वाला। तो वालिदा आई कोई 12:30 बजे के टाइम। मैं अँधेरा करके एक सोफ़ा होता था हमारा, वहाँ बैठा। डिप्रेशन का शिकार। तो कहने उदास हो? मैंने कहा नहीं। हमारे अपने घर में हम अपनी मिली-जुली कश्मीरी सी बोलते हैं, जो पंजाबी भी नहीं है, हाँ, कश्मीरी भी। हाँ, हाँ। मैं उर्दू में बता रहा हूँ। कहने अच्छा परेशान है? मैंने कहा जी। अगला जुमला था दाखिले की वजह से? कहा जी। चाय मैं बहुत पीता हूँ। चाय पियोगे? मैंने कहा जी पियूँगा। हमारे घर में शुरू से तामचीनी के छोटे कप होते थे, हमें इसलिए इन कपों की आदत है, कप सॉसर वाले मज़े नहीं लेते हम। हुँ, 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 वो गई और कप लाके मेरे हाथ में थमाया छोटा-सा। हुँ। मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी ये तो कप टूटा हुआ है। अच्छा हमारी तरबियत ये थी कि टूटे कप में पीना मना है। हाँ, 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 हाँ। तो अम्मी ने मैंने कहा अम्मी ये कप टूटा हुआ है यहाँ से, क्या हुआ? तो टूटे कप को कौन मुँह लगाता है? चले बेटे टूटे आदमी को भी कोई मुँह नहीं लगा। क्या बात है! समझाने का क्या अंदाज़ था उनका पढ़ी लिखी नहीं थी, 3 जमात थी, पढ़ती बहुत थी। कि टूटे आदमी को भी कोई मुँह नहीं लगाता। क्या यही शोभा है? मैंने कहा नहीं, बेटे जो शोभा है आगे निकलो, रुको मत। फिर मैंने बीएससी में दाखिला लिया, माशाअल्लाह! फिर एमएससी किया, फिर सिखाने का अंदाज़ देखें। हाँ। दूसरी सीख उनकी जो उससे पहले की थी मैट्रिक में। तो मेरी बचपन से कोई अम्मी कहती थी हमारे घर में ना ये कोई हलामा सा पैदा हो गया। मुझे जब हम फर्श पे सोते थे तो मेरा लकड़ी का बक्सा होता था, प्राइमरी जब आता मैं, हुँ, तो मेरा डेस्क होता था। हुँ। छोटा-सा तख्त होता था ज़मीन पे, हम केमाड़ी में रहते थे। जब नाज़ाबाद आए तो एक छोटी-सी टेबल अब्बा ने मुझे खरीदी, शायद ₹20-25 की। मोज़ेज़ हो गए ना आप। हाँ, तो मेरी आदत थी कि वो हाँ, मेरी खिड़की जो थी वो ड्राइंग रूम साथ में टेबल थी, सामने हमारा लॉन था। तो मैं बैठा पढ़ रहा था, असर के बाद अम्मी आई तो कहनी क्या कर रहे हो? मैंने कहा अम्मी अलझगड़ा ने फँसा दिया। झगड़ा। मैथ्स हाँ, अलजबरा में फँसा हुआ था। मैथ्स में मेरे कभी नंबर बायोलॉजी से कम नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन हाँ, मुझे पसंद नहीं था। तो कहने अच्छा, उन्होंने किताब पढ़ ली। पीछे मेरा दीवान पड़ा होता था, हम उसको दीवान ही कहते थे जो बेड। कहने इस पे लेट जाओ 15 मिनट, फिर मैं आती हूँ। जो कहने बस लेट जाओ, बंद किया। मैं लेट गया, तो आधे घंटे बाद आँख खुली होगी, ज़हन में कुछ नहीं, उठ के बैठा और हल हो गया वो। लेकिन आह! पहले अम्मी लिटा के गईं। किचन में गया, अम्मी ये तो हल हो गया, ये क्या किया आपने? अरे बेटा जब ज़हन उलझ जाए उसको आराम दे दो, वरना मज़ीद उलझता जाएगा। कम माशाअल्लाह। बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसमें हमारे लिए इतना कुछ सीख होती थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आजकल की जो माएँ जो बड़ी बड़ी केयरिंग करती हैं बच्चों की, वो तो पेरेंटिंग की कोशिश करने में कई-कई हज़ार देखिए महीने लग जाते हैं। पेरेंटिंग का कोर्स नहीं चाहिए, पेरेंटिंग आनी चाहिए। आनी चाहिए। इस पे हमने तबादला ख़्याल ग्रुप जब हमने बनाया था बरसबील तस्का, तो पेरेंटिंग के मैंने लेक्चर्स दिए थे कराची से लेके सवात तक जी, और लोगों ने उस उसको पर तो बहुत हम अच्छी आएँगे अभी बाद में, वो तो बड़ा एक हाँ, लंबा चौड़ा है। हाँ।
तो कॉलेज लाइफ की कोई और याद ताकि हम इसके बाद इसको यहाँ पे रोकें फिर आएँ इसके कॉलेज में बस ये कॉलेज में 2 साल ही गुज़रे, हुँ, तो वो ज़माना अच्छा ज़माना था, साफ-सुथरा। कॉलेज का माहौल जो आपको फ़िल्मों में नज़र आता है ना, वो जी। था। अच्छा, लॉन भी है, एडमिन बिल्डिंग अलग है, कैंटीन इधर है पीछे, सिंपल सा कॉलेज था। को-एजुकेशन थी या नहीं थी? नहीं, उस वक़्त कोई फिर एजुकेशन क्या माहौल था कॉलेज का? मेरे ख्याल इसको भी यही होते हैं, फिर आपके को-एजुकेशन के दौर पे आते हैं, हाँ, टेस्ट इंस्टीट्यूट दौर पे आते जी हाँ। हैं। जी, खालिद साहब तो पहले सेगमेंट में कुछ बातें हो रही थी आपके स्कूल लाइफ के बारे में और कॉलेज में आके आप रुक गए थे, कोई ऐसी थ्रिलिंग लाइफ आपकी कॉलेज की नहीं थी, कि जिसके ऊपर आप ज़्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा थ्रिलिंग मुझे एक चीज़ याद है कि उसमें आपने जो फैमिली का ज़िक्र किया, तो आपका ये सरनेम मीर है, ये क्या जी, सिर्फ़ कश्मीरियों की फैमिली का जी हाँ, बुनियाद है? कश्मीर में जो अब हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते बुज़ुर्गों के कहने पे, सादात मीर कहलाते हैं जी। और रूलिंग फैमिली भी रही है। उस ज़माने कोई सियासतदान खुर्शीद हसन मीर वगैरह से आपकी शादी नहीं थी कि वो भी फेमस थी? यहाँ दूर पर में है, वो एक अलग वो कहानी है, उसको जिसे आप तो मैं सुनाना जाता चाहें? नहीं हूँ। चलिए ठीक है। मौजूदा दौर में भी बहुत बड़े सियासतदान करीबी अज़ीज़ों में, लेकिन हम चलिए। वालिद साहब की तरबियत के ज़रिए से उस तरफ जाते ही नहीं। असल में आपसे गुफ्तगू तो बहुत लंबी होनी है अभी और जो बुलाने का जो वाहिद मकसद है सबसे बड़ा वो ये है कि जिसे तुम प्यार करते हो, जी, इस पर आपसे बहुत कुछ सुनना है मुझे। इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा-सा ज़रा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ पे आ जाएँ, फिर अपने करियर पे आ जाएँ, फिर हम आपकी शायरी पे आएँगे। यूनिवर्सिटी को मैं जोड़ता हूँ बीएससी के साथ, क्योंकि उस ज़माने ठीक से है, फिर हम एक्टिव हुए। बीएससी में आगे बड़े अच्छे दोस्त मिले। ज़ैन साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे, सही। ज़ैनुद्दीन अहमद। उन जैसा आदमी भी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो कभी-कभार आते थे, इंग्लिश के टीचर थे और हुँ, यहाँ से बात शुरू करो और सवाल पूछते थे, उसके ऊपर वो उस ज़माने में ₹10 दिया। इनाम। तो एक सवाल का जब मैंने जवाब दिया था, उनका ₹10 आज भी मेरे पास मौजूद है। तबर्रुक है तो बहुत बड़ी तबर्रुक भाई, हाँ। साइन नहीं होते थे, वो ₹10 था। वो यूँ कि शुरू कॉलेज के इब्तदाई दिनों में जब मैं कुछ अरसा जा नहीं सका, कुछ वजूहात थी, वालिद साहब बीमार थे, तो मैं कुछ देर में जाके मैंने जॉइन किया। तो जिस दिन गया तो एक वाक़या हुआ और एक हमारी क्लास फेलो थी, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी प्रिंसिपल को जाके। वाक़या बता देता हूँ। मैं कुछ बेहतर है बता दें वरना ज़हन पता नहीं कहाँ-कहाँ जाएगा। तीसरी तीसरी मंजिल पे अस्करी हॉल होता था जिसमें हमारी क्लासेस होती थी। जी। तो मेरे साथ के जो इंटर के दोस्त थे वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। हुँ। नीचे मिले तो इस्लामिया कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म होता था। जी, जी। फिरोज़ी कलर की पतलून पहनाई जाती थी। तो मैंने भी बनवा ली थी पतलून, लेकिन मैंने उसको ट्राई नहीं किया था, पहन के गया। जब हम कॉरिडोर से जा रहे थे इस्लामिया अस्करी हॉल की तरफ, तो राइट साइड में जो कमरे थे उनकी खिड़कियाँ नहीं थी, तो लड़कियाँ और लड़के बैठे हुए। हुँ। एक लड़की ने बहुत बुरा रिमार्क दिया और मेरा हाथ घुमा, थप्पड़ पड़ा, वो खिड़की के पार जाके गिरा। थोड़ी देर बाद मैं क्लास में बैठा था तो नीचे से कल लोग भी आ हो गए, गई। कुछ भी हो गए, 2 गार्ड आ गए। नाम पूछा, खालिद महमूद जी। मैंने कहा जी मैं हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, आपका कार्ड कहाँ है? मैंने कहा ये कार्ड है। पकड़ लिया कार्ड, दोनों साथ-साथ लेके मुझे नीचे उतरे। जैन साहब का एक बड़ा-सा कमरा होता था, टेबल पे 2 लैंप जल रहे होते थे, बाकी हॉल जैसा नहीं। हाँ। और मैंने देखा असातिज़ा, सीनियर असातिज़ा का वो सिंडिकेट बैठा हुआ है। तो मैं पहुँचा, ये सामने टेबल है, मैं यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। तुम बदमाशी करता है? नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ। लड़की को थप्पड़ मारा, देखा तो वो भी साइड पे खड़ी, तब मेरी नज़र, वह चीज़ से मारा है। कहाँ है बाप तुम्हारा? अब मैं हिल गया। मैंने कहा जी वो तो पाकिस्तान में नहीं है। कि मैंने हाँ। पहला और आखिरी झूठ बोला उस ज़माने में, कि वालिद तक बात ना जाए, डरा हुआ था। थप्पड़ मारा इसको। मैंने कहा जी, क्यों मारा तुमने? मैंने कहा सर मेरे करियर का सवाल है। इस वक़्त जो-जो लड़के-लड़कियाँ मौजूद थे सबको बुलाइए, असातिज़ा मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए उस बात को दोहराऊँगा कि मेरे करियर का सवाल है, वरना दोहराने वाली एक मर्द के लिए भी बात नहीं। जब सब आए तो मैंने जुमला फिर कहा, मैंने कहा इसने मुझे ये कहा। जज साहब ने सब जिधर देखा, लड़के-लड़के सब ने ये सर झुका दिया। शी वाज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द अच्छा! कॉलेज। हाँ, but later on she was admitted again क्योंकि उसके वालिद उस वक़्त इलेक्ट्रिक के कुछ ऊँचे ओहदे पे थे। तो ये वाक़या सबसे पहला, फिर उसके बाद से एक धाक पड़ गई कि ये हाथ छोड़ा आदमी है। मैं कमज़ोर था। वैसे आपकी बात पे एक बात में याद है आजकल बड़ा एक फैशन है, रवाज है हैरेसमेंट कमेटी के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में और जी, बैंकों में, मालिकी इदारों में एक बाकायदा हैरेसमेंट कमेटी होते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन मैंने इनडायरेक्टली खासा इन्वॉल्वमेंट रहा है इसके अंदर ये दोस्तों से। तो मेरा ख़्याल है कि हैरेसमेंट ये जितने लड़के करते होंगे उससे ज़्यादा लड़कियाँ करती होंगी। टू वे है। अब बल्कि जी। परसेंटेज दूसरी साइड पे ज़्यादा चली गई। जी, जी, वही मैं कह रहा वो एक अलग लेकिन अलग आपके बात। एहसास इतने थे कि उन्होंने कोई जज़्बाती नहीं लेके थप्पड़ क्यों मारा?
बल्कि उन्होंने आपको सुनने का मौका दिया और उन्होंने रियलाइज़ ये किया। को-एजुकेशन का पहला तजुर्बा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरा ये मानना है और मैंने सीखा है, जो मैं दिली तौर पे और ज़हनी और क़ल्बी तौर पे इसको बहुत यकीन रखता हूँ, जब को-एजुकेशन आपको औरत की इज़्ज़त करना नहीं सिखाता तो अपने वक़्त है। क्या बात! बहुत उम्दा। ज़िंदगी में कुछ मौक़े ऐसे भी आए कि जहाँ पे ईमान मुतज़ल्ज़िल हो सकता था और मैंने ये कहा कि बीबी, मुझे को-एजुकेशन ने सिखाया तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपकी इज़्ज़त करूँ। सही आप बात। अपने आप को प्लेट में रख के ले आई हैं, लेकिन मैं आपकी इज़्ज़त करना चाहता हूँ, तो वो ताल्लुक इज़्ज़त का हमेशा रहना चाहिए। फिर जनाब उससे एक मशहूरी-सी हो गई कॉलेज में, हाथ-छोड़ आदमी है, तो कुछ मतलब आप ऐसे तो कॉलेज के ज़माने में थंडर स्क्वाड कर रहे थे, यूनिवर्सिटी आके पता नहीं क्या गुल खिलाए होंगे अपने। खैर पहले हम कॉलेज से गुल तो देखते नहीं खिलाया, गुल और लाला बहुत खिलाया है, अच्छा। जिसको सब देख सके, गुल जी, तो जी, जी, चुपके। जी, जी। तो वहाँ से फिर कुछ सियासी जमातों ने कोशिश की, लेकिन नज़रियाती तौर पे मैं जमात का हामी था। अमली तौर पे मैं किसी के साथ शामिल नहीं हुआ, बल्कि लिटरेरी सरगर्मियों में ये था को आप बड़ी उदासी के साथ कह रहे हैं कि नज़रियाती तौर पे जमात का अब भी साथ हूँ क्या। अब भी हूँ। जी, जी, हाँ। हमारे बिला शक व शुबा हमारे उस रूट्स में। मंशूर से हम जी, अब भी जी। मुंसलिक हैं और हमारे वोट भी उधर ही जाते हैं, इसमें कोई दूसरी असल बात में एक नहीं। बात है कि जमाती ना लोगों की जीन्स में होता है, उसके बाद जितना मर्ज़ी जान छुड़ाने वोट डाल के जाने से हाँ, डर मैं जाते हैं। अमली तौर पे वहाँ इसलिए नहीं गया कि मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन थी, जी, जी। और शायद मेरे इर्द-गिर्द जो लोग थे वो मुझे इतना मुतासिर नहीं कर जी। सके। मैं बहुत मुख्तसर तो आप ख़ुतबा बात कर रहे थे तो फिर मैं को-एजुकेशन मैगज़ीन की। में माइक्रोज़ोन मैगज़ीन होता था, हुँ। तो उससे मुंसलिक हुआ, सब एडिटर फिर एडिटर हुआ। तो हम 5-6 दोस्त उसमें शामिल थे जो उस मैगज़ीन के लिए बाकायदा बुक्स के अरेंजमेंट, फंड्स के अरेंजमेंट करते थे, एनुअल उसका इजरा। तो एकेडमिक की तरफ फिर ज़्यादा चला गया। बीच में कुछ झगड़े-वगड़े भी हुए जिसमें फिर हमने अपने कुछ जौहर दिखा दिए, लेकिन उनका सारा मामला इख़्लाक़ी था, जी। सियासी या कोई और नहीं था, जी। ग्रोही नहीं था, इख़्लाक़ी था कि किसी ने किसी क्लास फेलो को बदतमीज़ी कर दी तो फिर उसको कूटने में भी देर नहीं लगा। तो उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी आना-जाना बीच में रहता था। मतलब कोई बदतमीज़ी कर देता है तो आपको कूटने में देर नहीं लगती है। अब भी ये हाल है। मैं कुर्सी थोड़ी-सी पीछे कर लूँ नहीं, नहीं, फिर? आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, अब पता भी ये हाल है। जी, हाँ। मैं खुद किसी से बदतमीज़ी नहीं करता जी। और हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि अपने अब सब्र का मैं आवाज़ बक़िया इंटरव्यू में मुहतात रहूँगा। अल्लाह अकबर! नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। जी। तो फिर कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक तब भी था, आना-जाना था, फिर बाकायदा वहाँ आए और कराची यूनिवर्सिटी आके भी मैं सियासी सरगर्मियों में नहीं पड़ा। हुँ। कुछ इख़्लाक़ी सरगर्मियों में और कुछ पस-ए-पर्दा काम जो मैं समझ सकता था करने वो करे। जिसमें एक बड़ा काम ये था कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ थी, हुँ, 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 वो हुँ। नोट्स में लिख लिया करता था, तो हुँ। फिर मुझे एक ज़िम्मेदारी इख़्लाक़ी तौर पे दी गई, इख़्लाक़ी ही कहूँगा, सियासी नहीं कहूँगा। तो मेरे कमरे में साइक्लोस्टाइल मशीन रख दी गई, जी, जी, तो जी, मैं जी। उस ज़माने में मैंने फिर वो साइक्लोस्टाइलिंग सीखी सही। और वो पहले मैं बस रोड जाया करता था, फिर वो जब आ गई मशीन ज़ाहिर है ना व्हाट्सएप था, फेसबुक था, ये उस साइक्लोस्टाइल करके वो वही चीज़ें कम्युनिकेट होती थी। स्टेंसिल काटना, फिर उसको काट के फिर बस रोड ले जाके छपवाना, जी। फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बल्कि कराची यूनिवर्सिटी की साइक्लोस्टाइलिंग मशीन भी याद है कि सलीम मुग़ल साहब ने बताया था मुझे कि जब जब उनके वो इलेक्शन हारने की वजह ये भी थी कि उस दिन सुबह को साइक्लोस्टाइल किया हुआ एक बढ़ गया था कि इनका कुंडली में इन्होंने कत्ल किया था किसी डॉक्टर का। तो मुस्तफ़ा काज़मी साहब ने बताया कि हाँ, वो इंटरव्यू ये निकाले। मुझसे पहले वाले इलेक्शन की जी, बात जी, है, हम जी। उस वक़्त एक्टिव नहीं थे उसमें। जी, तो मुस्तफ़ा काज़मी साहब ने बताया कि हाँ, हाँ, ये इत्तला हमें मिली थी और हमें करना था, ये उनके अल्फ़ाज़ थे ये और साइक्लोस्टाइल करवा के सुबह ही सुबह हमने बढ़वा दिया था पूरा। तो मेरा ये साइक्लोस्टाइल में था, बड़ी शोर थी कराची आज यूनिवर्सिटी की। भी वो कमरा होगा अल्लामा इक़बाल हॉस्टल 1 रूम 1। जी, जी। मेरा कमरा एज़ सच वो नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ एडजस्ट किया गया था, तो मैं वहाँ मुस्तकिल तो नहीं रहता था, लेकिन वहीं साइक्लोस्टाइल मशीन रख दी गई थी। मैं स्टेंसिल काटता था, फिर बंसफोर्ड छपवा के छापता था और उनको तक़सीम करता था डिपार्टमेंट में और उस वक़्त मरहूम शकील उर रहमान क्लास फेलो थे मेरे, जी, जी, जी। तो अपने डिपार्टमेंट में उनका इलेक्शन कमिश्नर मैं था और मैं ये कह सकता हूँ कि बगैर किसी अनड्यू कन्विंसिंग के सिर्फ़ हुँ। हमारे अपने एक रिसोर्सेज़ और बंदे के कैरेक्टर को देखते हुए शकील उर रहमान की बात कर रहा हूँ। काफ़ी है। हमारे डिपार्टमेंट के 100% वोट जिसमें गैर मुस्लिम लड़कियाँ, लड़के भी थे, जिन्होंने वोट शकील उर रहमान को दिया और जीत गए थे। फिर उस वक़्त एक झगड़ा हो गया था पीएसओ और इनका, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। हुँ। बाय दिस टाइम मैं फिर वहाँ से निकल चुका था। बीच की कहानी जो है वो नागुफ्ता सी है खैर। लेकिन थोड़ा तो बताएँ ना, ज़माने में कोई सुना है कि बड़ा थंडर स्क्वाड होता था, काफ़ी लोगों ने उसका ज़िक्र किया है। आपके वजह से गुज़रा कभी? देखिए सच बोलेंगे? था तो। था। और क्या वो ऐसा ही सख्त था कि जहाँ
लड़के-लड़की भी पास देकर पिटाई कर दी। वो तो 100% था, मैं खुद उसमें शामिल पीटने वालों में रहा हूँ। पीटने वालों में। हम शाम में रैकी करते थे। हाँ। यूनिवर्सिटी के वो जगह अब जो आबाद हो गई उस वक़्त झाड़ियाँ थी और बाकायदा उन ठीक-ठाक झाड़ियों का ज़िक्र कैसर खान ने भी मुझसे किया कि था उनका भी ये कहना था कि हाँ था, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जैसे आपको वो पता है मैंने वो झाड़ियाँ दोबारा कब देखी अब? शकील कब रहमान के जिस दिन नमाज़ जनाज़ा हुई, हाँ, तो मैं इस्लामाबाद से उस वक़्त इस्लामाबाद में हाँ, कुछ अरसे के लिए गया था, तो उसमें आया था हाँ, स्पेशली। 1 दिन पहले आया था शकील के लिए और अगले सुबह दिन तला आ मेरा गए। इंतकाल हो गया। तो वहाँ से निकल के जब हम अदबी दुनिया के भी कुछ लोग थे, तो जहाँ जाके बैठे, मैंने कहा ये तो छोटी-सा एक छप्पर होता था, कुंज। अब वो बिल्डिंग बन चुकी है और उन्हीं के पीछे झाड़ियों में सारा मामला था। ये गर्ल्स हॉस्टल के पिछली वाली साइड पे हुँ, हुँ, हुँ। और सिर्फ कैसर खान का भी कहना यही है कि ज़्यादातर चूँकि वो पॉइंट की बस पे लड़कियाँ बैठ मैं के अगर उस बात ज़माने के नाम लूँगा ना तो शायद कैसर भाई रिकॉल कर लेंगे क्योंकि हम बड़े पीछे रहते थे लेकिन मेरे साथ मुस्तनिर रहमान होता था जिसको हम जिन कहते थे, जी, खालिद हशमत था, ज़ियाफ़त हुआ करता था। अच्छा। ये सब वो लोग थे जो फ्रंट पे नहीं आते थे लेकिन बैकग्राउंड में बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करते थे। तो इस दौरान उस वो वक़्त थंडर भी स्क्वाड का जमीयत को वोट बैंक को नुकसान पहुँचा था आगे चल के? वोट बैंक के नुकसान का मामला सिर्फ़ इससे मुंसलिक नहीं है। अच्छा। ये एक पार्ट था जो बाद में अलग हो गया था हुँ, हुँ। और इस पार्ट का मैंने एक पॉज़िटिव पहलू ये भी देखा था कि जब एक ज़माने में एनएडी की तरफ से कराची यूनिवर्सिटी की तरफ अटैक आते थे, तो ये स्क्वाड ही वहाँ से बचाता था हुँ। और क्रॉस पीछे जो आईबी वाली रोड है ना पतली सी पगडंडी हुआ करती थी, जी, पीछे एक जी, होटल जी, डी जी। पोस्ट था जिसको हम पीसी जामा कराची कहते थे, जी। जहाँ दाल बड़ी अच्छी मिलती थी। तो वो रास्ता बाइक्स पे आने वाला था, गाड़ी नहीं आती थी। उसको रोकने के लिए बाकायदा कुछ अ, मुसल्लह जद्दोजहद भी हुआ करती पता थी। नहीं वो आपके सामने का किस्सा है कि बात का किस्सा है कि सलामुल्लाह टिप्पू ने वहाँ पे जमीयत के एक लड़के को मर्डर किया था, अगले दिन वो जहाज़ से अगवा करके भाग गया था। अच्छा, आपके आपके दौर का था ये मैं बात? इत्तेफ़ाक से उस वक़्त आर्ट्स लॉबी में ही आया हुआ था जब ये किस्सा हुआ। अच्छा, 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 अच्छा। किसी और काम से था मतलब हाँ, जब ये किस्सा हुआ भगदड़ हुआ और बड़ा प्री प्लान था सारा असलम असलम ने को हाँ, असलम हाफ़िज़ असलम शहीद हाफ़िज़ किया। असलम को मारा। जी, सलामुल्लाह टिप्पू नाज़ाबाद 2 नंबर में रहते थे। जी, बहुत ही शरीफ फैमिली के सपूत थे। हमारे घर से 4 गली आगे उनका घर। काफ़ी पब्लिक में पढ़ते थे और फिर वो पॉलिटिकल साइड पे इन्वॉल्व हो गए। तो मेरी ज़ाती उनसे कभी नहीं रही और उसका छोटा भाई हमारे साथ हुआ करता था तो उसको मैं जानता हूँ। वो उनके वालिद जब मैं एज़ अ रिसर्च केमिस्ट एसी लैबोरेटरीज़ वेस्टरॉक पे काम करता था, तो तब उनके वालिद का वहाँ पे क्लीयरिंग फॉरवर्डिंग था। हुँ, हम बी3 वैन में साथ जाया करते थे। हुँ। इंतहाई नफ़ीस आदमी उन्होंने बड़े दुःख उठाए। औलाद के दुःख वालिदैन नहीं उठाते। वो वाक़या मुझे याद है। बड़ा तकलीफ़देह और वो वाक़या था। मोटरसाइकिल भी मुझे याद है कि यामाहा होंडा 70 बाइक थी हुँ, लाल कलर की, हुँ। जिस पे बैठ के उसने वो मोर्चा हम याद कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के उस वाक़ये को जब वहाँ पे हाफ़िज़ असलम को शहीद किया था सलामुल्लाह टिप्पू ने और जिसके आप गवाह भी हैं और बताते ये हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था और लेकिन वो बड़ा प्री प्लान्ड था क्योंकि अगले दिन उसे जहाज़ अगवा करके लेके गया था यहाँ से। जी हाँ। तो ये उसके उसका था कि मैं निकल जाऊँगा मैं इधर उसके से। भी नाज़ाबाद के काफ़ी लड़के इन्वॉल्व थे जो बाद में लेकिन खालिद साहब फिर एक मकाफ़ात अमल ये भी हुआ कि जिसकी खातिर उसने सब कुछ किया जिस पार्टी की खातिर किया, वो उसे फिर काबुल में बचा ना सकी फांसी से। देखिए सियासत के तो मामलात ऐसी हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ से हमेशा दूर रहा। मुझे हकीकतन बताऊँ कि जमात के अलावा भी सियासी जमातों ने मुख्तलिफ बुनियादों पे अप्रोच कर मैंने हमेशा किनारा कशी की और दूर हट गया, इन्वॉल्व नहीं हम मिडल क्लास के लोग जो है ना, जी, अपने तो रोज़ी सलामुल्लाह रोटी टिप्पू की ग़ालिबन फांसी हुई थी वो काबुल में, सुना यही था, सुना यही सुना ही था, उसके सुना ऊपर यही पता नहीं लगा। सुना यही तो जिरगे ने हमारी फांसी दी थी। हाँ, और ये पता नहीं वजह क्या थी उसकी। जिरगे ने उसकी मौत का हुक्म दिया था, फांसी हुई थी, फायर किया था ये हाँ, हाँ। इस पे थोड़ा-सा अबहम है। मुझे कन्फर्म नहीं पता हो सकता है कि जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। तुम्हारे लिए एक मैं सिर्फ़ ये आपको याद दिलाने का या आपसे सुनने का मकसद ये था कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितनी भी वहाँ पे वो हुई है फायरिंग ये वो लेना वो सब एक तरफ़ा थी जमीयत के लोगों ने की थी। ऐसा नहीं है, जमीयत वालों में भी काफ़ी अटैक हुए थे, लोग शहीद भी हुए थे, दो तरफ़ा होता दो तरफ़ा थी। चलें यहाँ पे अब आप दोबारा फिर हिस्ट्री पे आते हैं आपके है। लामला टीपू का किस्सा बता रहा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड ही समझें जैसे भी। गवर्नमेंट कॉलेज के सामने बिल्कुल एक मैदान था जहाँ क्रिकेट हुआ करती थी। वो हुँ, बुक कराया जाता था। तो बड़े हुँ। भाई ने उनके दोस्तों ने बुक किया तो मैं भी उस टीम में शामिल हुआ। तो मुझे उन्होंने सुबह-सुबह पिच पे खड़ा कर दिया कि लड़के अमूमन आके ना कब्ज़ा कर लेते। अच्छा,
तो 2 लड़के वहाँ पे हमारे पीछे गुजरानाला की आबादी के, हाँ, वो आए, तो हमारी जगह हमने उनको बढ़ा दिया। भगा दिया, बल्कि एक आध थप्पड़ भी जड़ दिया। अरे थंडर्स खड़े अब मैं तारों पे। अकेला वहाँ पिच पे खड़ा हुआ, हाँ, ये सब लोग किट करने गए हुए हैं और 150 लड़का आ गया, और 150 लड़का आ गया और वो एकदम हमला हो रहा, मेरे पास क्रिकेट के अलावा कुछ, मैंने विकेट उठा दी। हाँ, अब मैं जहाँ लड़ रहा हूँ, थोड़ा कराटे सीखा हुआ हूँ तो थोड़ा, लेकिन 100-150 इतने भाईजान लोगों को इत्तला मिली, वो सब लोग भी आ गए, झगड़ा शुरू हुआ तो टीपू को इत्तला मिली, टीपू भाईजान के जूनियर थे, रिस्पेक्ट करते थे, सितार के भाई का झगड़ा हुआ तो उसने आके जो वहाँ पे दहशत मचाई थी ना उस वक्त, वो आज भी मुझे याद है कि वो, मतलब मेरी टीपू से कभी सलाम अलैक भी नहीं हुई, हाँ, लेकिन वो आया उसने, बल्कि मुझे याद है एक उसी लड़का, तरह। हाँ, तो उसने मुंह पकड़ के वो जो सीमेंटेड नहीं होती दीवार जो दाने दाने वाली, जी, उसने यूं रगड़ा था उसको मुंह से। वो जिदा था, लेकिन बहरहाल अमलियाती तौर पे तो एक हाँ। अलग चीज थी। ये वैसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड सुना दिया। तो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड का फैसला फिर बाद में वो हो बात जाता होगा, है, ये आएगी। तो जिस लड़के को उसने रगड़ा था ना, उसका नाम था मुल्ला रहमत। अच्छा। मुल्ला रहमत बाद में टाउट बन गया था हाँ, और इन सबको एमकेएम के खिलाफ उसने बहुत काम किया। एक लंबी कहानी है। एक लंबी कहानी। उसकी मौत भी इसी तरह इबरतनाक हुई। यूनिवर्सिटी की कोई सजा आपको याद है जो आपको बड़ा जिन्हें इम्प्रेशन छोड़ा? आह, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के हवाले से वाहिदी साहब हमारे डिपार्टमेंट के हेड होते थे, मरहूम अभी इंतकाल हुआ उनका, उनसे नहीं बनी कभी भी। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं थी सिवाय इसके कि मैं 3-13 में रहता नहीं था हाँ, और उनको अच्छा 3-13, मुहावरा है 3-13 का। हाँ, उनको 3-13 किया था। हाँ, यहीं पे एक इख्तिलाफी नोट आया था। डायरेक्ट तो उनसे नहीं पढ़ा, लेकिन डिपार्टमेंट हेड जुनैद साहब होते थे जिन्होंने मैट्रिटिकली और जेनेटिक्स में पोल्ट्री जेनेटिक्स पढ़े बहुत हैं। मैडम फरजाना थी, डॉक्टर नुज़रत बड़ा नाम है, बहुत ऐसी खातून जिनको हम मिसाल समझते थे, रहती हुई थी और आज तक मैं समझता हूँ कि हमारे बेहतरीन। आप जेनेटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे? मैं जेनेटिक्स पढ़ा सही था, है। मैंने किया था मास्टर्स हुँ, और उसके बाद फिर मैं रिसर्च केमिस्ट के तौर पे शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी का दौर ये तक है, बल्कि वो दौर भी मुझे याद है कि जब ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, तो बंगेश समेत हम चंद लड़कों ने पॉइंट्स चलाए थे वहाँ। हुँ, बसें चलाने का पहला तजुर्बा वो था। अच्छा। वो बंगेश ने हमें सिखाया कि बस चलाई गाड़ी-वाड़ी आती थी, चलाई कैसे जाती, तो हमने एक मखसूस रूट पे यूनिवर्सिटी के बाहर तक हमने, कुछ लड़के तो शहर तक ले गए, लेकिन मुझ जैसे लोग जो पक्के नहीं थे, हमने यूनिवर्सिटी के गेट तक लोगों को पहुँचाने की हाँ, ज़िम्मेदारी ली। पूरा जेनेटिक्स बस डिपो के पीछे ही होता था डिपार्टमेंट, बाद में सही तो है, बहुत सही अच्छा है। बन गया। बहुत सी यादें उस ज़माने की हैं, अब बहुत से लोग रह भी गए, नहीं भी हैं। हुँ, मैंने नाम लिया था एक फ़ारूक का, तो फ़ारूक से पहले मुलाकात ही झगड़े पे हुई थी हुँ, और वो हम उस वक़्त दाखिल हुए नहीं थे, आ जा रहे थे। तो हम वहाँ से बॉटनी से अ, बायोकेमिस्ट्री की तरफ आ रहे थे। तो बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के पीछे 2 सीढ़ियाँ थी, एक दरवाज़ा था जो बंद कर दिया गया था। तो एक लड़का और लड़की बैठे थे। सलीम बहुत चुलबुला था मरहूम, उसने कोई फ़िकरा कसा तो वो लड़का उठ के आ गया, छोटे कद का, सलीम 6 फीट का आदमी। वो लड़का मुझसे भी छोटे कद का ही, 5 फीट 4 इंच हाँ, 5 इंच का होगा। मैं नहीं जानता था कौन है। वो आ गया लड़ने, तो झगड़ा शुरू हो गया, मतलब अभी ज़ुबानी हो रहा है, इतने में और भी लोग जमा हो गए, कुछ हमें पहचानते थे, जमात के कुछ हाँ, तो वो बोले ये फ़ारूक हैं। फ़ारूक की एक खुदरी बात किताब के अंदर काट के ना पिस्टल रखी। उस तरीके। तो उसके बाद खैर फ़ारूक से उस ज़माने में कुछ तो मुलाकात, फिर क़राबत नहीं रही, मतलब एक हमेशा से डिस्टेंस था। वैसे कभी कोई यूनिवर्सिटी के दोस्त जब उस वक़्त तो बड़ी एक आपस में फड्डे चलते हों और बाद में अच्छे दोस्त बन गए हों? देखिए, पढ़ने वाले जितने दोस्त थे वो बुनियादी तौर पे सियासी वाबस्तगी से थे। हाँ, एंटी जमीयत और जमीयत। जिसमें दोस्त बना फड्डे के बाद, फड्डा इखलाकी फड्डा जो है, मतलब एक हाँ, वैसे होता है ज़ुबानी बहस, तो शकील से शुरू में जी, जी। थोड़ी-सी मैंने फिर बेहतरीन दोस्ती ऐसी हो गई, शकील जब यहीं पे फेल्ड एरिया में रहते थे, हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे ही, तो वहाँ बैठ के हम साथ पढ़ते भी थे। अच्छा, मुझे एक एडवांटेज थी कि मेरा चूँकि नन्हेवाल से दयाल यूके में था, तो कोई किताब चाहिए होती थी, मंगवा लेते थे जाने, तो सही है। जेनेटिक्स कॉम्बिनेशन की किताब मैंने अपने मामू से मंगवाई थी, हुँ, जो बहुत ही कीमती किताब थी उस ज़माने के लिहाज से, हज़ारों में थी। तो वो मोहम्मद शकील स्टडी करते थे, बाद में मैंने डिपार्टमेंट को डोनेट भी कर दी थी हुँ, किताब। तो
एक आधी ऐसा, अदरवाइज़ तो मेरे साथ के लोग साथ क्योंकि बीएससी के साथ लोग गए थे, तो ग्रुप चल रहा था। 1-2 लोग जो ऐड हुए तलबा तालिबात, तो उनसे दोस्तियाँ आज भी हैं। वो ग्रुप हमारा जो बेसिक था ना, वो आज जी, भी इंटैक्ट है, चाहे दुनिया जी। में कहीं भी हो। अच्छा ख़ैर आपके तो माशाल्लाह वालिद भी बाहर रहे 58 वग़ैरह में जी। और खुद आपने भी जर्मन लैंग्वेज वग़ैरह सीखी। तो उस वक़्त ज़माने में नौजवानी में शौक नहीं था कि ब मुल्क छोड़ो निकलो बाहर वहीं चल के कहीं नहीं, रहेंगे? मुल्क छोड़ो निकलो का मुझे कभी कॉन्सेप्ट नहीं आया। अच्छा, सिर्फ सिवाय तालीम के हवाले से जो मैंने सोचा था, मेरे वालिद वहाँ रहे और लेकिन फिर वो आ गए वापस। क्यों आ गए उनका जो है, उस मुल्क में सब चीज़ें अच्छी है। मैं अपनी औलाद के लिए उस मुल्क को अच्छा नहीं समझता, बेहयाई बहुत है। अच्छा हम सब में भी किसी में भी विल कभी पैदा नहीं हुई कि हम जाके वहाँ सेटल हों। हुँ, बड़े भाई चूँकि मेरीन इंजीनियर थे, तो उनकी शादी भी वहीं हुई थी, तो फिर वो वालिद साहब के इصرار पे वो वहाँ पे चले गए, नेशनल भी हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान आ भी गए। उनकी ज़िंदगी में आ गए कि बस अब मैंने आपके साथ ही रहना है, सामने करीब ही घर ले लिया उन्होंने और आखिर वक़्त तक जो उन्होंने उनकी खिदमत की, वो अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। माशाल्लाह। तो वालिदैन ने हमें कभी पुश नहीं किया, ना वालिदैन ने ये कहा कि अपना काम छोड़ के हमारी तरफ आ जाओ, सबसे बड़ी बात। मेरे वालिद-वालिदा कहते थे तुम्हारे काम जहाँ आसान है वहाँ जाओ, तुम्हारी दुआएँ तुम्हारे साथ। अपने साथी ऐसे लोगों को भी वालिदैन को कोसते देखा कि हम तो अमेरिका में थे, बुला लिया हमारी ज़िंदगी तबाह। मेरे वालिदैन ने कभी ऐसा आला तालीम के लिए आपने ज़िंदगी में क्या ख्वाब देखे थे? किस नहीं। फ़ील्ड में जाना चाह रहे थे? क्योंकि आप शायद 2 नंबरों से रह गए थे ना मेडिकल में जाने हाँ, से। वो था लेकिन वो एक ख्वाब यूँ था, उस ख्वाब के पीछे मेरी तहरीक से ज़्यादा मेरे बड़े भाई की भी तहरीक थी, हुँ, वालिद साहब के साथ। तो मैट्रिक से पहले ही तय हुआ कि जी तुमने डॉक्टर बनना है। हुँ, डॉक्टर इंजीनियर 2 ही शोबे होते थे, बाकी शोबे तो रिसर्च वाले नोन नहीं थे इतने, आज तो बहुत शोबे हैं। इस वक़्त तो आईटी सबसे हॉट है। हाँ, तो ख्वाब था लेकिन वो ख्वाब वालिदा के एक जुमले के बाद से हुआ अगर मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत हुई कि मैं उस शोबे में नहीं गया, शायद मैं इतना कामयाब नहीं होता जितना कि इस शोबे में जो मेरे दिलचस्पी का है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल का जो वालिदा सेगमेंट का मार्केट वही वाला जुमला मग टूटने के मत ऊपर टूटने वाला, वो आगे मतलब वो कन्वर्टिंग पॉइंट एक जुमले के ऊपर टर्निंग लाइफ़ पॉइंट पूरी चेंज होगी। या जी हाँ। तो वो बहुत बड़ी बात है। एक और जुमला जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी मतलब सीख थी। प्रोफ़ेसर डॉक्टर रहमान मामसा इस वक़्त ऑरलैंडो के हुँ, प्रोफ़ेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं और डीन ऑफ द फैकल्टीज़ हैं। तो इसार भाई के दोस्त हुआ करते थे, इसार हुँ, अहमद सफ़ी, अहमद के हुँ, सबसे बड़े भाई। तो एक दिन वहीं खड़े थे, हम उस वक़्त मैट्रिक में थे तो वो आए कॉर्नर पे 6 बाय 6 के कॉर्नर गली गली के हुँ, साथ। हुँ। वहाँ खड़े हुए थे तो सलाम अलैकुम। तो बात चली तो उनके 2 जुमले, कहते ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव जो है छोटे-छोटे रखो, अचीवेबल रखो, मंज़िल पे पहुँच जाओगे। क्या बात है! बहुत उम्दा। उनकी मिसाल दी उन्होंने कि घर से तुम्हें अगर हैदराबाद जाना है और पैदल जाना है, तो मत सोचो हैदराबाद जाना है, तो पहले मैं यहाँ से तारागढ़ पहुँचूँगा, 1 कप चाय पीऊँगा, फिर वहाँ से अगला स्टॉप जो भी आएगा वहाँ रुकूँगा, 10 किलोमीटर भी पानी पीऊँगा, थोड़ी देर में पहुँचोगे, पहुँच जाओगे। और दूसरा जिस शोबे में जाओ, उस शोबे में जाओ जहाँ पे तुम टॉप पे जाओ। हाँ, ये तो बात सही है बिल्कुल जो रहमान ज़िंदगी भाई में रहमान भाई किसी कभी कुछ साल पहले वो आए भी थे, मेरी बेटी को देखने पाकिस्तान आए हुए थे, तो देखने भी आए मेरी बेटी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब भी राब्ते पे अगर मैं किसी को रेफर करूँ तो इंतहाई इंतहाई नफ़ीसा, बात उनकी बहुत बहुत बढ़िया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त और ब कहते भी हैं कि अगर कोई बकरा भी खाना हो पूरा तो बुर्की-बुर्की करके खाता है, इकट्ठा तो नहीं खाता। हमारे नबी की है ना कि खाने में गुंजाइश रख के खाओ और पानी 3 मरहलों में पीने की इजाज़त क्यों दी गई है? क्या हुक्म क्यों दिया गया? ये मेडिकल साइंस आज बता रही है, आपको जी। कब बता दिया जाए? तो करियर का क्या ख्वाब देखा था? वालिद तो आपने बताया था अभी कि कपड़े का कारोबार था उनका और जिस तरफ आपकी कोई रग़बत नहीं थी मेरा था वालिद रिसर्च साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, अच्छा। सच्ची बात बताऊँ। मैं रिसर्च केमिस्ट्री एसी लैबोरेटरी में लगा, लेकिन 1 साल ही काम कर सका। इस दौरान मेरे जो दोस्त फार्मा में आ गए थे, उनमें से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बशारत सलीम का नाम मैं लूँगा। हुँ, माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबारी है। उसने कहा तू बक-बक भी बहुत करता है। जब मैं रिवर्ट हुआ इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हुआ हूँ, एक टाइम पीरियड के, अच्छा। फिर बहुत बक-बक शुरू हो गई। कहना इस काम में आ जा, वहाँ तो सुबह से रात लगा रहता है, ₹600 तुझे मिलना है, ये हज़ारों से काम शुरू होगा पैसा। मार्केटिंग वाला। मैं कहता था नहीं यार ये फार्मास्यूटिकल सेल जो है ना ये दर-दर करने वाली जॉब है। हाँ, उसके इंसिस्टेंस पे फिर मैं पहली मेरी जो जॉब थी 1 साल की, टाकेडा कंपनी थी जापान की, अच्छा। उसके मार्केटिंग मैनेजर मरूर असरार साहब होते थे। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। बुनियाद उन्होंने दी, हुँ, तो बशारत ही मुझे उनके पास लेके गया। तो उसके बाद 1 साल बाद फिर मैं शेयरिंग एशिया में आ गया। हुँ, 7 साल वहाँ गुज़ारे, फिर 3 साल मैंने एमेज़न में गुज़ारे। फिर फिर 14 नेशनल साल। नहीं, फिर नेशनल मार्केटिंग में आ हाँ, गया और अकाई फार्मा को ज़ीरो से लेके चला।
उसमें हमारे जो साथी थे, इम्तियाज़ साहब सीनियर भी थे, वो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे उस तरफ लाने में। तो बड़ी मेहनत करके उस कंपनी को उन्होंने चलाया, मैं साथ-साथ था 10 साल। तो 0 से 30 करोड़ की कंपनी बनाई थी, 300 मिलियन की। फिर उसके बाद मुझे फिर बॉश फार्मा ने अपनी तरफ बुला लिया और 18 साल मैंने वहाँ लगाए। उसका सोचा कि अब मामला तब्दील कर देना चाहिए। तो कोविड के दौरान उसको मैंने छोड़ा और अपना काम शुरू करने की कोशिश की। कोविड की बड़ी सख्तियाँ थी। तो फिर एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद का मिला तो मैं कुछ अर्से के लिए चला गया, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा वहाँ। हुँ, 2 वजूहात से, एक तो ये कि अखलाकी तौर पे मामलात वहाँ सही नहीं थे। हुँ। कारोबारी भी मामलात में दयानत नहीं थी, तो वो मुझसे हो नहीं सकता। तो फिर मैं वापस कराची आ गया, फिर अल्लाह ताला ने फैसला बनाया तो इतना काम कर रहा हूँ। खालिद साहब, एक आपकी फ़ील्ड की वजह से एक मैं सवाल पूछूँगा कि अक्सर लोग ये मैं क समझता हूँ कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब डॉक्टरों का आधा काम तो डायग्नोसिस वगैरह के लैब वाले करते हैं, हुँ, जहाँ उनका अपना एक जो डॉक्टर साहब का अपना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैक्सिमम टेस्ट करवा लो, मैक्सिमम स्क्रीनिंग करवा लो, वजह जो भी हो। तो डायग्नोसिस तो सारी लैब वालों ने कर दी और प्रिस्क्रिप्शन से सारे दवाइयाँ वाले लिख के देते हैं। जी। ठीक है, तो डॉक्टर का तो कोई काम है नहीं। वहाँ से उसने डायग्नोसिस मंगवा ली, यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन दी। एक थोड़ा-सा इल्ज़ाम ये लगता है, आप चाहें तो उसका जवाब ना भी दें, कि जो मेडिकल कंपनीज़ हैं, वो जो दवाइयाँ बनाती हैं, उसमें और जो डॉक्टर जो तजवीज़ करते हैं उसको, उसमें ज़्यादा मामला इकोनॉमिक होता है लाइफ सेविंग से ज़्यादा। मैं इसका ज़रूर जवाब देना जी, चाहूँगा। यकीनन चाहूँगा। पहले एक कथा सुनाता हूँ जो मैंने डॉक्टरों के खिदमत के लिए लिखा था कि दर्द-अज़ अंदेशाए बीमार है। दर्द दर्द-अज़ अंदेशाए बीमार है, दर्द का दरमा मगर दरकार है। जी, जी, जी। जो ये समझे हो तो ये भी जान लो, जी, समझे हो तो ये भी जान लो, बिन मसीहा ज़िंदगी आज़ाद है, बिन मसीहा ज़िंदगी बिन आसार मसीहा ज़िंदगी ज़िंदगी आज़ाद। आज़ार है। देखिए 42 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री जी, में। हर जी। नीच ऊँच-नीच से वाकिफ़ हूँ, हर अच्छाई से और हर खराबी से भी वाकिफ़ हूँ। बहुत ईमानदारी से आपको बताऊँ, हर कारोबार में कुछ छूट वो होती है जो कि कारोबार को दी जाती है बढ़ाने की। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमारा ड्रग एक्ट के तहत जो लॉ है, उसके तहत कंपनियाँ मार्केटिंग के लिए 4% का बजट खर्च कर सकती हैं हुँ, और एथिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स को मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट कर सकती हैं, भेज सकती हैं, उनके क़याम-तमाम का खर्चा कर सकती हैं और उनको वहाँ फैसिलिटेट कर सकती हैं। ये अलाउ करता है कोड ऑफ एथिक्स। दूसरा कोड ऑफ एथिक्स, कंपनियाँ सर्टेन डिस्काउंट डॉक्टर्स को जो परचेज़ करते हैं, दे सकती हैं परचेज़र्स को। सिंध में, पंजाब में एक बड़ी तादाद है परचेज़र्स की, कराची में कम है इस तरह, जो अपनी जिनकी अपनी फार्मेसीज़ अपने हाँ। क्लिनिक या हॉस्पिटल के साथ हैं। उस डिस्काउंट की परसेंटेज कंपनी की सवाबदीद पर है। हुँ, बहुत कैटेगरिकली बताऊँगा, कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सरशिप इज़ अलाउड। फैमिलीज़ का डॉक्टर खुद देते हैं, मैं खुद लेके जाता रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने खुद पे किया। अभी पिछले दिनों एक बात चली कि कंपनियाँ उम्र और हज करा रही हैं, ऐसा नहीं है। चंद साल पहले जब जद्दा का वीज़ा खुला था, तो एक आध कंपनी ने वहाँ कॉन्फ्रेंस की थी और मैं 100% जानता हूँ कि जितने डॉक्टर्स थे, उनमें से 10 ने कहा कि हमने उम्रा करना है, तो कंपनी ने कहा अपने खर्चे पर जा सकते हैं, हम सिर्फ टिकट की तारीख बदलवा दें। तो उस पे लोगों ने कहा जी कंपनी उम्र हज करा रही है। कंपनी किसी को उम्र हज इसलिए नहीं करवा सकती कि अगर रास्ते अकीदा मुसलमान है, उन्हें पता है कि जो अपने खर्चे पे नहीं गया वो परफॉर्मर है, सवाब इन्वेस्टर को मिलेगा। हुँ। बहुत बुनियादी बात नहीं, है। आपने बड़ी उम्दा बात की है, मतलब ये इस तरफ मेरा ज़हन कभी नहीं गया था कि भई एक एक बजट है और बजट के तहत अलाउड है, उसके अपने भी कोई बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है। आप डॉक्टर पे खर्चों की बात क्यों करते हैं? मेडिकल कॉन्फ्रेंस में क्या कंपनियाँ खर्चा नहीं करती? मैं उसी की बात कर रहा वो हूँ। अलाउड है ना, हाँ। स्टॉल लगाना अलाउड है। वो जो फंड है वो डॉक्टरों के पास थोड़ी जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है और वो अपने कामों के लिए एजुकेशन, मैं जितनी ऑर्गेनाइजेशन जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ उसमें तमाम लोग इस हद तक ईमानदार है कि जेब से लगा देंगे और हुँ, वो मेडिकल एजुकेशन, फ्री कैंपिंग, इसके अलावा बेताशा एक एसोसिएशन जो पीडियाट्रिक है, इन्होंने तो घर के अंदर बाकायदा इलेक्ट्रिक कूलर तक लगवा दिए थे जो सोलर से चलते थे, बड़ा काम था। हुँ, बहुत से काम करते हैं। बात है कि डॉक्टर को मार्केटिंग नहीं आती, वो अपनी तशहीर नहीं कर सकता। हुँ। उसको तशख़ीस आती है और खिदमत करना आती है। आप चंद परसेंटेज के लिए जिसमें पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कम्युनिटी हैं। को नहीं करना, सही बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली बिज़नेस चलता है 80-20 के रूल पे, जिसको हम पेरोस लॉ कहते हुँ, हैं। हुँ, 20% के लिए आप 80% को ब्लेम नहीं कर सकते। हुँ।
लाइकवाइज़ अगर कोई छोटी कंपनियाँ या फ्रेंचाइज़र्स डॉक्टर को पर्सनली ऑब्लाइज करते हैं, तो उस रेशियो को आप बड़े रेशियो से मैच नहीं कर सकते। ये वो फिनोमेना नहीं है। बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। जो टॉप कंपनी है वो कभी गलत काम नहीं करेंगी। इससे आज से कोई 12-15 साल पहले बाकायदा एक तहरीक चली थी जिसमें कुछ कंपनियों को ज़ब्त में लाया गया था, अल्टीमेटली बाइज़्ज़त बरी हुई। वो कुछ लोगों ने सिलसिला शुरू किया, तो बात करूँगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी। लेकिन मैं अपने 42 साला ज़िंदगी के हिसाब से बता रहा हूँ। हमें इजाज़त है, जो इजाज़त है उससे भाई तुम क्यों तो अपना प्रॉफ़िट क्यों शेयर करेगा? ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि लोग जो उसका जो सॉफ्ट साइड है, उसको डॉक्टरों की अपनी जो खिदमात हैं, उस पे लोगों की ज़हन कम जाती है। वो है भी कि सफ़ेद डॉक्टर दीवार को एक और क्रेडिट भी देना चाहूँगा। हाँ। एक वक़्त बीच में आता था जब हम बेतहाशा गिफ्टिंग भी करते थे उसी बजट में से। हाउस होल्ड चीज़ें, मैं ज़ाती तौर पे बेतहाशा डॉक्टरों का अमीर साहब कहाँ पैसा ज़ाया करो, कोई मेडिकल इक्विपमेंट दे दो, कोई ऐसी चीज़ दे दो जो हमारे क्लिनिक में लोगों को काम आए। तो हमने कन्वर्ट किया, हमने वो सारे कप, गिलास सब डिनर सेट उठा के साइड पे दिए, चुरिया काटे ईद पे बाँट रहे हैं। गिफ्ट थे, हमारी मर्ज़ी थी हम दे रहे थे, नहीं देना, नहीं देना। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया उस साइड पे जो कि मेडिकली उनको सपोर्ट कर सके। मैनिक्विन देना शुरू कर दिए, स्टेथोस्कोप पे आ गए, जो काम की चीज़ है। अब एक यंग डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप और हैमर बड़ी काम की चीज़ है। मैंने उसकी तारीख चलाई कि जी 5th ईयर के स्टूडेंट्स से हम हैमर देंगे गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट लिख क्योंकि जिसकी इजाज़त है, लिखना ना लिखना बात की बात है। लेकिन वो हैमर और स्टेथोस्कोप उसके बेसिक हथियार हैं। हाँ, सही बात है। तो फिर हम उस ज़माने में 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट्स को बाकायदा प्लांट्स पे विज़िट करते थे ताकि वो समझे कि दवा बनती कैसे। और वहाँ गिफ्ट हाँ, मुझे इस पे वाक़या याद है कि शायद मैं अर्ली वाहिद तो कहूँगा लेकिन शायद अर्ली भी लोग कहें कि वे बैक इन 1995 मैंने एक तहरीक शुरू की कि डॉक्टर को बताओ दवा बनती कैसे। पूरी प्रेज़ेंटेशन बनाई। उसके कॉन्सेप्ट होता है एडबी के ऊपर, एडीएबी, एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज़्म। फिर सिरप कैसे बनता है, टैबलेट कैसे बनती है, इंजेक्शन कैसे बनता है। तो बहुत एप्रिशिएट किया डॉक्टर ने। एक मौका ऐसे भी है, एक मुक़्तदर इदारे में कि एक बहुत बड़े सीनियर रिटायर्ड साहब बैठे थे। जब मेरी प्रेज़ेंटेशन चौथे समय पहुँची तो कहने लगा, "आप क्या हमको पढ़ा रहे हैं? हमने क्या करना है?" 42 सर्जन्स बैठे थे। कहा, "जी मैं तो आपके पूरे डिपार्टमेंट से पूरा दिखा के आया हूँ। मेरा मानना ये है कि डॉक्टर को पता हो कि दवा बनती कैसे तो जज कर सकता है। अजय भाई दवा खाली दवा बनाना काम नहीं है, उसकी पैकेजिंग तक इम्पोर्टेंट है, उसका आउटर कार्टन तक इम्पोर्टेंट है कि कितनी डस्ट रिटेन करता है, कौन सी रेस पास करता है। जब उन्होंने बात की मैंने लैपटॉप बंद किया, मैंने कहा जेंटलमैन डिनर इज रेडी। डिनर के दौरान जब वो चले गए जैसे सीनियर उस मुक़्तदर इदारे में सीनियर रिटायर भी हुए तो बात होती है। उसके बाद उनके डिपार्टमेंट के लोग आए, कहने लगे हम इनको नहीं बुलाएँगे, आपने कल ये दोबारा लेक्चर देना। सेकंड डे फिर मैं गया, कल का डिनर हमारी तरफ से होगा। तो देखें जिनको सीखना है, तो आज अगर डॉक्टर को पता है ना कि जो गत्ता इस प्रोडक्ट के साथ लगा है, इस गत्ते की क्वालिटी क्या है, इसके अंदर जो बॉटल है वो प्लास्टिक की है, शीशे की है, कैपिंग किस तरह की है, क्या चीज़ इसमें होनी बेसिक्स पता है तो उसको जानना आसानी हो जाएगी कि सही और गलत चीज़ में फ़र्क करेगा। सही बात। क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्पूरियस भी आती हैं। आई होप कि हमारा सिस्टम काम कर तो रहा है इसके ऊपर, लेकिन टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। इंटरव्यू तो खैर चलता चला आ रहा है। जी हाँ। और मुझे लग रहा है कि एक इंटरव्यू में वो ही था, जो तकरीबन 12 घंटे में गया था। अल्लाह अकबर, 1400 में आया था, अल्लाह अकबर। तो उतना तो खैर एपेटाइट नहीं होगा आपका भी। जी। बड़ी इनायत के आपने सबक दिया। जज़ाकल्लाह। आपने माशाल्लाह कोई 40-42 साल के करियर गुज़ारा है। जी हाँ। और ये बताइए कि जो नए लोग आते हैं, बाज़ औक़ात लगता है कि मजबूरी में आ गए प्रोफ़ेशन के अंदर, सोचा कुछ और था, लेकिन आ गए और उनको आप कुछ समझाना चाहेंगे भई ऐसे में करियर में आए तो किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए? देखिए 2 बुनियादी बातें। नंबर 1 तो जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, जी। आज हर शख़्स अगले दिन लखपति और करोड़पति बनना चाहता ओवरनाइट। है, ओवरनाइट, ठीक है। दूसरा तरबियत का फुक़दान है। जी। लोगों को मैं नहीं समझता कि कोई भी तालीमी इदारा करियर गाइडेंस उस तरह से दे रहा हो जो उसका हक है। मैंने बाहर भी तालीम का सिलसिला देखा। शुरू से बच्चे को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि इसने किस तरफ जाना है। अब बच्चे के लिए तयन करना बड़ा मुश्किल है कि उसने अपने करियर किस तरह शुरू करना है। मैं बहुत बुनियादी बात कहूँगा जो आसान तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे मुतल्लिक लोग कर सकें। मैं अगर फार्मास्यूटिकल की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल में साइंस ग्रेजुएट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन आर्ट्स ग्रेजुएट भी हो जिन्होंने शौक लिया, फिर फार्माकोलॉजी को सीखा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को सीखा। तालीम एक बुनियादी खोटा सिक्का डिग्री जो है,
लेकिन उसके बाद जब आप किसी कारोबारी इदारे में आते हैं, अगर आपका उस पे इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आपको पहले चंद महीनों में ही पता चल जाता है, बल्कि पहले 3 महीनों में पता चलता है। मुआशी तौर पे माशरा इस कदर इन्हितात का शिकार है कि लड़के जब किसी जॉब में लगते हैं 20, 25, 30 हज़ार की, तो वो हिम्मत नहीं कर पाते कि स्विच करें। यहाँ पे बहुत से प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इदारों को चाहिए कि उनकी तरबियत और उनकी डायरेक्शन दें उनको। हमने एक सिलसिला किया था, तबादला ख्याल ग्रुप बनाया था, इस्लामुद्दीन ज़फ़र भाई, तारिक जमील भाई वगैरह, हम सब इसमें इन्वॉल्व थे। मैं भी उसका एक एक्टिव मेंबर था। ये करियर गाइडेंस, तो उसके लिए हमने 2 सेशन कराची में किए थे। बच्चों को हमने मैट्रिक को लेवल तक के बच्चे बुलाए थे और 11 स्पेशलिटीज़ के एक्सपर्ट बुलाए थे, जिनकी 15-15 मिनट की टॉक्स थी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। उसके सेकंड फेज़ में उन बच्चों के लिए क्विज़ रखा था, जो बाकायदा कंप्यूटराइज़्ड क्विज़ था, जिसके तहत असेस करके उनको बताना था कि जनाब आप किस शोबे में, किन 3 शोबों में आप जा सकते हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली इस दौरान कोविड आ गया और वो मामला वहाँ पे रुक गया। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको दोबारा शुरू करना चाहेंगे। इस पे गुफ्तगू भी पिछले दिनों हुई है। तारिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे मुकदमा वगैरह का। ऐसा तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो डिवोटेड हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, सेहत दे और इसी तरह उनकी तौफीक में इजाफा करे। वो अनकंडीशनल काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा है जी, जो एक बैनर तले काम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल की बात करें, जो पाकिस्तान के, मेरे ख्याल है दुनिया में मैंने ऐसी मिसाल नहीं देखी। एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भाइयों की तरह है, डॉक्टर शफकत मिर्जा। अच्छा। वो पिछले कोई 18-20 साल से फार्मा के लोगों को एनरोल करते हैं। और अच्छा। छुट्टी वाले दिन उनकी तरबियती प्रोग्राम रखते हैं। अच्छा। और बहुत सख्त। शफकत भाई नाज़िम भी रह चुके हैं नेशनल कॉलेज के, शफकत मिर्जा। तारिक भाई के पहले वो नाज़िम थे, फिर तारिक भाई बने थे। नाज़िम किसके, पीयूष के या पीटीआई? नहीं, नहीं, तारिक भाई का नाम आया तो पीटीआई तो नहीं आ सकता, पीपल्स पार्टी भी नहीं आ सकती, तो जमीयत। ठीक है, तो शफकत भाई जो काम कर रहे हैं कमेंडेबल है और किसी से कोई रिसोर्सेस नहीं। अच्छा। जो अपने ग्रुप पे जो लोग हैं, जिनका अपनी काबीना है, उसमें तो डोनेशन देना चाहे तो बात अलग है, दोस्ती यारी में, लेकिन कंपनियों से कतई नहीं। और मामले में बहुत सख्त। दूसरा उनका बहुत सख्त उसूल है, नमाज रोजे की पाबंदी तो है, सिगरेट नोश शामिल नहीं हो सकता उनके स्कोप में। तो आपको तो याद नहीं मिलती? मैं तो एज अ गेस्ट जाता हूँ। अच्छा। एज अ कभी बुला लेते हैं मोहब्बत से, तो मतलब रिसोर्स पर्सन को सिगरेट पीने की आते हैं। मैं ग्रुप का पार्ट नहीं, मेंबर नहीं, मेंबर नहीं, बहुत से लोग मेंबर नहीं। वो तरबियत कर रहे हैं। अब तक तकरीबन वो समझे कि अगर फार्मास्यूटिकल की पॉपुलेशन जो है उसका 1% तकरीबन वो तरबियत दे चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में, सैकड़ों नहीं, हजारों में जी जी उन्होंने तरबियत दी। पिछले 2 हफ्ते पहले उनका एनुअल प्रोग्राम हुआ था अवार्ड सेरेमनी। ये कमर्शियल नहीं, नॉन कमर्शियल, कोई कमर्शियल, एक पैसा नहीं लेते उसमें उनको। जनाब तो तलाश कीजिए ऐसे लोगों को, एक तो बड़ा अच्छा मौका ही है। नहीं, मतलब मैं समझता हूँ कि वो जन्नत कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। डॉक्टर, एक्टिव डॉक्टर होते हुए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होते हुए, ये काम करना बड़ा जान जोखिम का काम है। उसमें एक्सपर्ट्स को बुला के, अगर उनका व्हाट्सएप नंबर आपके इंटरव्यू से दे देता, अगर कोई राब्ता करना चाहे तो व्हाट्सएप राब्ता कर ले। पता करना पड़ेगा, मुझे इल्म नहीं कि वो मालूम कर लीजिएगा। आपके इंटरव्यू कहीं डालेंगे, ये इंटरव्यू में फार्मा में तो बहुत कम जाएगा। हाँ, नए कैरियर के लिए। हाँ, तो वो फार्मा के लोगों को पता है सारा। हर फार्मा को पता है कि डॉक्टर शफकत मिर्जा काम करते हैं और हर कंपनी ठीक है, इतना ही काफी है, तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करती है इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल। और ये भी अब मालूम हो जाएगा सबको कि भाई वो सब अपने शौक से करते हैं और किसी से कोई वो नहीं लेते, किसी इदारे से कोई पैसे नहीं लेते। ख्वातीन हज़रात दोनों शामिल हैं और बड़ा रासुखलती था। वो उसको लेके चलते हैं जीसी क्लब के नाम से, जीसी। अच्छा, वो गुरु क्लिनिक था, उसी के नाम से उन्होंने क्लब बनाया था। चलता जाए, पहले घर पे करते रहे, फिर अब जीसी क्लब। जी, डॉक्टर शफकत मिर्जा, डॉक्टर शफकत, जो तमाम फार्मा इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जो भी एनरोल होते हैं और जो ट्रेनिंग के लिए एनरोल होना है उसके लिए करते हैं। और घर से शुरू किया था उन्होंने, और उसके बाद अब वहाँ पे एक कुछ मुखर्रर हज़रात हैं जो अपने स्कूल्स की जगह दे देते हैं इन प्रोग्राम को करने के लिए। तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं बगैर किसी मुआवजे के। तो कैरियर के हवाले से आज के नौजवान को तहम्मुल चाहिए, जिसकी कमी होती चली जा रही है। बर्दाश्त भी चाहिए, जिसकी कमी होती। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो वजह है मेरे नज़दीक, आज के नौजवान की पढ़ने से दूरी है। पढ़ने से मेरी मुराद वो किताब से पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। मैं ज़ाती तौर पर किताब पसंद करता हूँ, क्योंकि किताब मुझे पता होता है कि मुस्तनद है।
ऑनलाइन तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में पता ही नहीं होता। तो पढ़ना ज़रूर चाहिए, आधा घंटा पढ़ें। हम ये कहते हैं कि अगर आज आपके पास 4 अल्फ़ाज़ की वोकैब्युलरी है, तो कल पढ़े आपने बगैर तो 5वाँ आती नहीं। सीख लिया, तो कल आप आज से बेहतर हो गए। हाँ, पढ़ने बगैर तो आती नहीं है। मोटो चला था 70s में ईच वन टीच वन। अगर आपने एक आदमी को ही पढ़ा दिया, तो फार्मा में तकरीबन पूरे करियर में 5000 से ज़्यादा लोगों की मैंने तरबियत की है हुँ, और उसमें से माशाल्लाह से बहुत से लोग फार्मा में बहुत तरक्की की है। बहुत से लोग फार्मा से हट के इंटरनेशनल लेवल पे कारोबार में गए और बहुत तरक्की करके मेहनत उनकी अपनी, हमारा काम है रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना। मेहनत उन्होंने खुद करनी है। हमने हुँ, ईमानदारी से जितना हमें आता है, वो आगे मुंतकिल कर देना, ठीक है? तो अगर आज का बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो वो बताएगा कैसे? दवा के मामले में दवा का जानना ज़रूरी है। उसके अच्छे असरात और मुज़िर असरात जानना ज़रूरी है, दोनों बैक वक़्त, हुँ, ताकि जब आप टेबल के उस तरफ कोई बात बताएँ, तो वहाँ बात वो सच्ची और सही पहुँचे। ये बुनियादी नुकता है, बाकी सेलिंग के तो टेक्निक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपका इल्म नहीं होगा, तो फिर आप एक सेल्समैन ही हैं जो ठकठका के कह रहे हैं जी ब्रोशर ले लें, ब्रोशर ले लें। वो ब्रोशर पढ़ लें इसमें। 90% ब्रोशर कचरे में चला जाता है। सही बात है, सही बात है। 10% में से पढ़ा कितना जाता है एक अलग सवाल है। जी। तो नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी मुझे आपका वो आइडिया बड़ा पसंद आया कि 11 एक्सपर्ट बैठे हुए थे और जी, बाद में जी, इसको तो मेरा ख़्याल है कराची से शहर में आप लोग को रिपीट करना चाहिए करना चाहिए। और इसके लिए आपको मतलब जगह भी मिल जाएँगी। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम करेंगे, उसमें करें हमने एक और काम और इसकी भी मैं किया। एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इसकी इस किस्म के ट्रेनिंग सेशन की क्योंकि आपका अपना भी वो है सिलसिला ही है, इसकी वीडियो ज़रूर डालें, ताकि हर आदमी तो वहाँ पहुँच नहीं सकता है। नहीं, लेकिन ये है कि मुमकिन है कोई साहिवाल में कोई मुमकिन आदमी है, देख हाँ, नामुमकिन नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं उसमें बताऊँ कि अभी उसमें एटलीस्ट हमने एक काम और उसे किया देख था। के लोग रेप्लिकेट तो कर सकते हैं। एक काम हमने और किया था। हमने हुँ, उसको अट्रैक्शन करने के लिए हम सुबह बुलाते थे। हुँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे सबने पहुँचना, 9 बजे शुरू होना। चाय के साथ नाश्ता कराते थे। हुँ, दोपहर का खाना और शाम की चाय के बाद रुखसत। हम बाउंड करते थे लोगों को कि आप ₹500 पर फैमिली दें। हुँ। हमें हमारा खर्चा इससे कहीं गुना ज़्यादा आता था। सिर्फ इसलिए कि ₹500 फ्री के की लोग चीज़ की आएँगे। कोई कदर नहीं है, कदर नहीं। कदर नहीं है फ्री की। हमें जी। उसकी ज़रूरत तब भी नहीं थी, अब भी है, लेकिन अब भी हम उसकी एक मुनासिब फीस मैं चाहूँगा कि आप इसको रेप्लिकेट करें, बड़ी ईद ज़रूरत के है। बाद हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम। क्योंकि मैं अगर इसको यहीं पे रोकते हुए फिर अगले सेशन में आ जाएँगे पूरा। क्योंकि एक अक्सर ये है कि ना तो लोगों को नौकरी हासिल करने के सलीके आते हैं और ना नौकरी पे जाने के बाद फिर अपने करियर को बढ़ाने के सलीके आते हैं। इस पे गाइडेंस दोनों मराहिल पे बहुत ज़रूरी है। वसीम भाई, हर गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन पढ़ने वालों को पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो देखें ना, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपको डिक्शनरी मौजूद है। हम तो डिक्शनरियाँ ठेलों से सस्ते में खरीद के लाके पढ़ते थे। मेरे पास आज भी तो वो अंकल इब्न सफ़ी की दी हुई पहली डिक्शनरी मौजूद है, 1962 की छपी हुई। सही। आज भी उसमें वो बिनोले के तेल की खुशबू आती जो गिर गया था मेरी लाइब्रेरी में। हाँ, लेटेस्ट डिक्शनरियाँ भी हैं। अब तो इसके ऊपर आ गई ना। अब मैंने भी बहुत अरसे से डिक्शनरी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये तो मौजूद है। हाँ। मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, सब उसके ऊपर आ जाता है। असल में पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रहा था ना बात को वो ये कि अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है बच्चों को खराब करने ज़्यादा वालिदैन का आते थे जो बचपन से दिमाग में डाला हुआ है कि तुमने ये करना है, तुमने बाहर जाना है, तुम टॉपर करना है, तो बच्चे से वही सोच पैदा हो जाती है। सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा है कि जो सॉफ्ट स्किल की लोगों में बड़ी कमी है। मुझे एक साहब ने बताया लतीफ़ा बिल्कुल सच्चा और वो भी अच्छे सीनियर प्रोफेशनल के बारे में था कि उनको कहीं जॉब की ज़रूरत थी, सीनियर से काफ़ी एक्सपीरियंस थे, कोई ऐसा नहीं कॉलेज से आए हों। और उनके पास जो स्किल सेट था, उनके पास जो एक्सपीरियंस था, तो किसी और को एम्प्लॉयी की ज़रूरत थी। इसमें कोई दो राय नहीं थी, बिल्कुल 100% मैच कर रहे थे। वो गए इंटरव्यू देने के लिए और बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने इंटरव्यू दिया और बाद में वापस आए तो बड़े एक्साइटेड थे वो कि मेरा तो हो गया काम। तो जितने सवाल पूछे, जो चीज़ एक्सपेक्ट कर सब मैंने कर दिया एंड ही वाज़ रिजेक्टेड। तो जिन्होंने किस्सा सुनाया कहेंगे फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया जिनको मैंने रेफर किया था कि भाई उसका तो पूरा सीवी, उसका एक्सपीरियंस कहाँ पे था? उनका जवाब पता है क्या था? कहेंगे जहाँ तक उसके एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, नॉलेज का ताल्लुक है, एक्सीलेंट। उसे हमारी साइकियाट्रिस्ट ने जो कि उसकी इंटरव्यू पैनल के सदस्य थी वो रिजेक्ट कर दिया। कहने वो क्यों? कहने जितनी देर तक वो इंटरव्यू देता रहा सीनियर्स के सामने, वो अपना एक पाँव दूसरे पाँव पे रख के वो मुसल्सल हिलाता रहा है। जी, अब उनको ये मैनर्स नहीं पता था कि जब आप एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने टाँग पे टाँग रख के उसको हिलाना नहीं चाहिए। बुनियादी इस बात। बेसिस पे वो रिजेक्ट हो गए। 2 बातें तो जी, आपकी बात। पहली बात तो हम बच्चों के हवाले से कहूँ, वालिदैन को सख्ती से चाहिए कि 8 साल से पहले बच्चे के हाथ में मोबाइल, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 8 साल तक जो उसकी बिल्डिंग बननी है ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं,
उसके बाद जो कुछ है उसी पे तामीर होगा, एक चीज़। दूसरा सीनियर लोगों को, कंपनियों को बिल्कुल जगह देनी चाहिए। जहाँ तक साइकियाट्रिस्ट की बात है, ये बहुत पुरानी सी बात हो गई है। आज मैं जब आपके साथ हूँ, मैंने आपसे इजाज़त ली कि मैं यूँ बैठूँगा क्योंकि मेरे जी, घुटनों जी। का कुछ मसला है। जी, आदमी जब एंग्ज़ायटी का शिकार होता है, तो बहुत सी चीज़ें गैर इरादी तौर पे होती हैं। सही है। जब आप जॉब पे नहीं हो, एक हुँ, सीनियर आदमी भी हो, एंग्ज़ायटी का शिकार हो, घर में अगले दिन के राशन का पता ना हो, हुँ, तो छोटी-छोटी गलती यहाँ साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा। हुँ, हुँ, साइकोलॉजिस्ट को आपके अपने मुआशी पहलू भी देखने हैं। हुँ, मैं इसकी छोटी-सी मिसाल ही देता हूँ हुँ, कि बाहर जो शुगर के लेवल्स हैं, हुँ, डायबिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होते। सही है। पाकिस्तानी डॉक्टर जानते हैं, किस हुँ, तरह से ट्रीट करते हैं। हुँ, हम सारे स्टैंडर्ड्स बाहर के अगर डाल देंगे, तो हुँ, यहाँ तो माशरा बाहर की तरफ चल नहीं रहा, हुँ, नहीं चल रहा ना। हुँ, यहाँ मक्खियाँ हैं, बाहर आपको मक्खी नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल सही, वो अलग तो ही है फिर। आप पैमाने को देखिए, हमने इस हवाले से एक काम भी सोचा था जो नहीं कर पाए। एक साइकोलॉजिस्ट को भी बिठाएँगे, टू द एक्सटेंड ये करेंगे कि बच्चे से कहेंगे तो अपना प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड बनाओ। अब सोचिए, हुँ, मैट्रिक के हुँ, बच्चे से हम कह रहे हैं अपना मैट तुम अपना ये मतलब 5वीं से मैट्रिक तक का कि अपना विजिटिंग कार्ड बनाओगे, तुम क्या बनना चाहोगे? हुँ, ये पूरे सेशन के बाद आएगा, तब उसको साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये पानी का बुलबुला नहीं है। हुँ, हुँ, मैं नहीं समझता कि वो एनालिसिस अच्छी थी, ये सही थी और कंपनी के लोग भी इतने मोतबर थे कि उस एनालिसिस की बुनियाद पे इंटरव्यू किसी भी आदमी का 20% से ज़्यादा नहीं बता सकता आपको। कितने भी आप हुँ, चैंपियन इंटरव्यूअर हों, असल में जब आता है आपके पास तब हाँ, जाके पता हाँ, चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 20% जो रीच कर जाए ना इंटरव्यू में, हुँ, बड़ी बात है इंटरव्यूअर के लिए। कोई भी इंटरव्यूअर सामने बिठा दें, बात कर लें। मैं हुँ, एनालाइज़ करूँगा, मैं साइकोलॉजिकली एनालाइज़ करता हूँ और ऐसी-ऐसी एनालिसिस की हैं कि मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक बैच की एनालिसिस की, 3 दिन की ट्रेनिंग थी। यंग मैनेजर्स को हम ऊपर ला रहे थे, यंग लड़कों को इंटरमीडिएट फेज़ में। 21 लड़के थे। हुँ, एनालिसिस के बाद मैंने कहा कि सिर्फ 2 लड़के ऐसे जो करियर पाथवे बना सकेंगे। उसकी बुनियाद उनके बचपन से शुरू हुई थी। जैसे आपने मेरा बचपन से पूछा ना, तो आपको कुछ हिंट्स मिलते चले गए। हुँ, 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 लेकिन आपको ये नहीं पता किन गलियों में मैं गुज़रा हूँ। बिल्कुल। मेरे घर का माहौल क्या था? कंबाइन थे, सेपरेट थे। घर में किस तरह के रिश्तेदार आते थे, रहते थे, करते थे। जिस इलाके में रहता था वो घर मोहल्ले के बहुत अंदर था या रोड के ऊपर था? हुँ, गंदी गली थी या साफ गली थी? ये हुँ, बारीकियाँ हैं। हुँ, उस एनालिसिस के बाद वहाँ पे जो रिवील हुआ ना, हुँ, वो तो बहुत ही बदनुमा था। उसमें 4 लड़के ऐसे थे जो हम जेंट्स परस्त निकले। ओह! 3 अच्छा, लड़के ऐसे थे जो शादीशुदा थे, लड़कियाँ भगा के लेके गए। ये उन्होंने एडमिट किया या आप लोगों ने उसको एनालाइज़ करवाया? मैं वन मैन था और बाकी सब वो लोग थे, वन वन टू वन। मैंने कहा जब मैंने थर्ड डे पे एनालिसिस देना शुरू की तो मैंने कहा तुम लोग इंडिविजुअली सुनोगे या सबके सामने? एक हुँ, लड़के ने कहा जी मुझे तो यही बताया। तीसरे जुमले पे उसने हाथ जोड़ दिए। सर मुझे अलग से बताइएगा। फिर सबको अलग-अलग बताया एंड दे एडमिटेड। कुछ बच्चे ऐसे थे जो करीबी रिश्तों से अब्यूज़ हुए थे, तो उनके अंदर वो नेगेटिविटी थी। ये मैनेजर बनने के मराइल होते हैं। अब हम वो नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके लिए जो वसाइल और अखराजात चाहिए हुँ, तो हम एक बहुत बड़े होटल में उनको हमने रखा था, हुँ, एक माहौल दिया था। उसी में सेकंड डे पे मैं अपने कमरे में टाइम के बाद भी आधे घंटे बैठा रहा और बंदे होटल में ऑब्ज़र्व लगा करते रखे रहे। थे कि देखो लड़के लड़के वक्त से पहले आ गए बैठे हुए। किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। फिर मैं कमरे में गया, मैंने कहा कब से आए? सबने बताया तो उस टाइम पे आए हुए थे, मुझे भी पता था। आपने कॉल किया? सर हमने कहा आराम करूँगा। मैंने कहा हो सकता है मैं कमरे में गिर के मर गया हूँ, पहाड़ के एक होटल में ठहरे हुए हम। गिर के मैं एक दफ़ा हुआ ऐसा कि एक होटल में चले इस्लामाबाद में, मैं वॉशरूम में स्लिप करके 4 घंटे बेहोश पड़ा रहा, किसी को पता ही नहीं। तो उनका आपकी जॉब थी कि 9 बजने के 1 मिनट पे आप एक कॉल मारते मेरे कमरे में। यू पार्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन। हुँ, हुँ, तो ये जो भयानक रिवीलिंग है ना, हमारे साइकोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर काम जिस लेवल पे होना शुरू हुआ था, वो अब भी हो रहा है। हुँ, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ा हुआ नहीं क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेंस उस तरफ आज बहुत बेहतर है। आज से 20 साल पहले लोग साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में घबराते थे, हम पागल तो नहीं है। हुँ, आज लोग जाते हैं। लेकिन जो इसके पीछे बैकअप होना चाहिए ना स्टेट का, वो उस लेवल पे नहीं है कि ये गली कूचों तक जाके लोग हर आदमी को साल में एक दफ़ा साइको एनालिसिस करनी चाहिए। हुँ, रोड पे आप निकलना है, आपको नहीं पता कोई गोली मार देगा, लूट लेगा, कोई ट्रक आपको उड़ा देगा। आप किस सड़क से गुज़रेंगे? हम किस रास कराची की कौन-सी सड़क है जो इस वक़्त सलामत? आपको रास्ते ढूँढ ये एंग्ज़ायटीज़ हैं।
बिल्कुल ये सही। फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो आपके पूरे अफ़ाल के ऊपर असरअंदाज़ होते आपने तो कड़वा सच बोल के माहौल को बड़ा गंभीर कर दिया। हैं। अल्लाह हू अकबर। तो इसको थोड़ा-सा हल्का करते हैं हाँ जी। और कुछ थोड़ा-सा आते हैं कुछ शेरो शायरी पे। आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो अच्छे शायर भी हैं और हाल ही में उनका एक नया मजमू आया है और वो अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हो, जिसमें उनकी जिसे तुम प्यार करते हो उसका नाम है। ये कौन साहब हैं? वाकिफ़ तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन अभी मैंने उसका उनका दीवान पढ़ना शुरू किया है तो बहुत मज़ा आया और बहुत आपके मज़ेदार जो भाई है ना सलीम फारूकी साहब, वो उनके जी। बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो भी शायर नहीं है ना मेरी तरह। नहीं है। जी हाँ, ये इत्तेफ़ाक से या कह लें शूम किस्मत से मेरा ही दीवान है, मेरा ही मजमूआ कलाम है। तो कुछ तारुफ़ करवाइए ना अपना बतौर शायर। अब मैं क्या कहूँ आपके सामने बैठ के आपकी शायरी के बारे में? शायरी मैंने जैसे आपको शुरू में तज़किरा किया था 12 साल की उम्र में पहला शेर पढ़ा था। जी, उसके बाद पढ़ता रहा, खामोशी से लिखता रहा, बहुत जी, महदूद हद तक एक आध 2 दोस्तों को सुनाता रहा। जी, फिर 70s में लेट 70s में 77, 78 से कराची के अदबी मंज़रनामे पे शामिल हुआ। जी। कुछ मुशायरे पढ़े, कुछ लोगों से वाक़फ़ियत हुई, अच्छे शुअरा थे उस हमारे इलाके में बड़े नाम थे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे देखे मैंने कि 1984-85 में मैं अदबी दुनिया से किनारा कश हो गया। सही। ज़न पीटीवी पे भी एक मुशायरा मैंने सदर तलबा का पढ़ा था और वो किनारा कश होने की वजूहात इखलाकी भी थी और समाजी भी थी। हुँ, तो लेकिन लिखता रहा मैं। उस हुँ, ज़माने में डायरी लिखने का रवाज था तो कुछ 40 के करीब डायरियाँ पड़ी हुई हैं। जो भी था मैं दिल से लिख रहा होता था। उसमें मैंने कभी उरूज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ना तो कभी तस्हीह की कोशिश की। क्योंकि एक बुनियादी वजह ये भी थी कि शुरू में जब कोशिश की जो भागने की वजह थी इस दुनिया से, तो तस्हीह के लिए जिन साहब को दिया उन्होंने 6 महीने बाद का सब कंडम है उनकी किताब में छाप हुँ, और अपनी किताब में छाप दिया। अच्छा। नाम नहीं लूँगा, मग़फ़िरत करे अल्लाह उनकी। तो दिल खट्टा हो गया। अब जी, जी, वो जी। मेरा एक नौजवानी का पीक दौर हाँ, था, मैं जॉब की तरफ भी आ रहा था। तो फिर 2015 में हमारे बहुत मुरब्बी मेहरबान भाई हैं, दोस्त हैं, जी, प्रोफ़ेसर सुहेल अख्तर, जी, तो उनको मैंने कहा सुहेल भाई कुछ बात करनी है तो वक़्त निकालो, तो मेरे घर आ गए वो, बड़ी हुँ, मोहब्बत से। मैंने कहा कुछ वक़्त निकल रहा है और तशनगी है कि मैं कुछ इस वक़्त का इस्तेमाल करूँ। हुँ, तो बहुत से उन्होंने आइडियाज़ दिए, उसमें कुछ सोशल वर्क के आइडियाज़ भी थे, कुछ और भी एकेडमिक्स थे। तभी हम इस पे बात चलते-चलते कुछ दिन गुज़र गए तो एक डिनर पे हम साथ थे, तो बाहर निकले तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई वो मैंने तुम्हें ग्रुप में डाल दिया, अच्छा, तुम्हें मज़ा आएगा। हाँ, जब मैंने जाके चेक किया व्हाट्सएप पे तो वो बज़्म शेर-ओ-सुख़न का ग्रुप था। अच्छा, उस पर मैंने डाला, मैंने कुछ देखा माहौल, कुछ चंद लोग थे उस वक़्त उसमें और 100 डेढ़ 100 लोग होंगे उस वक़्त शायद। इत्तेफ़ाक से शायरी उसमें बहसियत शायर बज़्म शेर-ओ-सुख़न का मैं हुँ, ही था शायद। फिर एक आध 2 और लोग भी थे, सीनियर लोग थे, हुँ, लेकिन बाद हुँ, में वो भी हट गए। 1 महीने बाद मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया। अच्छा, एक एक नज़्म मैंने डाली तो एक साहब ने कहा फलाँ की, मैंने कहा नहीं मेरी है और फलाँ के नाम फलाँ-फलाँ के नाम से बहुत छापी गई है, मशहूर हुई है। ऐसी कई नज़्में ग़ज़लें हैं, नज़्में ज़्यादा हैं। अभी भी एक वाक़या आपको सुनाऊँगा जी, आगे, जो बड़ा मशहूर और ताज़ा ज़िंदा मिसाल है। तो मैं छोड़ गया, फिर मुझे एक फ़ोन आता है। नाम इसलिए लूँगा कि सच्चाई रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। उन्होंने बताया उनका नाम सरफ़राज़ आलम है, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। लेकिन जादू में शख़्सियत, उन्होंने 15 मिनट की गुफ्तगू में मुझे दोबारा से शामिल कर लिया, दिल मोह लिया। अभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मुझे पता चलता जी उर्दू बोर्ड में एक उर्दू ज़ुबान के सरकारी बनने के हवाले से एक प्रोग्राम है, तो मुझे शिरकत की दावत दी गई तो वहाँ मैं पहुँचा। तो वह चंद मिनट की मुलाकात मेरी तारिक जमील भाई से हुई। तो वो वहाँ से हमारा वो बुनियाद जो पड़ी आज अल्लाह ताला उसको कायम दायम रखे मोहब्बत। अच्छा अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो आपका जो दीवान आया है, वो तारिक जमील साहब का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी, इसको छापने में? मैं अगली बात ये करता जी, कि हम इसको कंप्लीट करते बज़्म हाँ, शेर-ओ-सुख़न में हाँ, मैं मुख्तलिफ ओहदों पे रहा। फिर एक वक़्त आया कि बज़्म शेर-ओ-सुख़न से मैं किनारा-कश हो गया। अब हम वहाँ पे ना कोई एक आदमी डोमिनेट नहीं करता, हाँ, हाँ, तो करते चले जाते। तो फिर हमने एक और चीज़ सोची कि हम थोड़ा-सा वर्सटाइल करें, शेर-ओ-सुख़न से आगे निकलें। तो तारिक भाई और मेरी डिस्कशन हुई, तो हमने हल्का अरबाब तख़लीक़ तश्कील जी, दी जी, जिसमें जी, 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 हाँ, शायरी, नस्र और उसके साथ समाजी कुछ काम, तालीमी जी, काम, आर्ट की तरफ करना। उस तरह किताबों की रूनुमाई जो बज़्म शेर-ओ-सुख़न के हुँ, मंशूर में नहीं हुँ, था। हुँ, तो तारिक भाई 5 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे, आपका चाहिए काम। तो ख़ैर मैंने इनिशियली
काम शुरू किया इस पे। टाइपिंग तो मैंने बेसिकली की, फिर मैंने इनिशियली इसको मीम साद अहमद को दिया कि भाई आप करो इसको, और प्रोफेशनली दिया, ये नहीं कि मतलब हाँ, समझ गया, काम समझ है, गया। बेसिक काम उन्होंने किया, उसको पाया तकमील पे फिर पहुँचाया। फिर 2 साल मैंने इस पे जो वक़्त निकाल सकता था निकाल के, सारे काम भी हैं 10, तो नसीम शेख ने इसकी पूरी तदवीन की, साथ बैठ के। मेरा उसमें एक ही नुक्ता नज़र होता था, जहाँ पे कहते थे शेर वज़न से आड़े बैठ के शेर निकाल दो, तसी नहीं लूँगा। बस ये मेरे ख़्यालात हैं, सही है, बिल्कुल। किसी की तसी उसको सही नहीं कर सकती, हाँ, सही या गलत जो कुछ है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताजदार आदिल भाई ने। अच्छा, यार जो तुम लिख रहे हो उस पर जमे रहो बस, सही बात है। उर्दू के चक्कर में पड़ोगे तो ख़यालात इधर से। हाँ, तो जो अपनी ज़ुबान है, जो जितना जानते हैं, जो दिल से आ रही है वो लिख रहे हैं। हाँ, बाकी इस पे तज्ज़िया निगार, नाक़दीन जो भी इस पे कहना चाहेंगे सब आँखों पे। लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि मैं शायरी बैठ के लिखता नहीं, मुझसे लिखी नहीं जाती। सही। एक ही वक़्त होता है, रात को हाँ, जब मैं बेड पे साइड पे बैठता हूँ, थोड़ा-सा पढ़ता हूँ, उस वक़्त कुछ हो गया तो लिख दिया। पहले डायरी पे लिखता था, अब मोबाइल पे उर्दू टाइप करता हूँ। एक मिसरा हो, एक बंद हो, एक शेर हो, एक नज़्म जिसके ऊपर ये पूरी किताब है, वो एक ही नशिस्त में साथ बंद हो गए थे। उसके भी मुहर्रिक था, जी, 94 की बात है जी, कि खलील जिब्रान को पढ़ रहा था, उसने कहा कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो जी, उसे आज़ाद कर दो, तुम्हारा है तो लौट आएगा वरना नहीं। जी, उस पे नज़्म हुई जिससे तुम प्यार करते हो, जी, उसे आज़ाद कर देना। सही बात है। तो ये तारिक भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, हल्का अरबाब तख्लीक ने इस किताब को छापा है। मेरा इसमें रुपया पैसा भी नहीं लगा, बिल्कुल भी। देखिए, आप उनके लिए मसले खड़े कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने शायर उनके पास पहुँच जाएँगे तारे भाई के पास कि भाई मेरा भी दीवान छाप दीजिए इतने खर्चे के ऊपर। नहीं, नहीं, मसला ये है कि हल्के का मंशूर है, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सही, हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हर एक अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है। जी, मेरा पैसा किताब के लिए लगा, हल्के के बजट से जो लगा वो फंड से लगा। जी। तो उसमें जो भी अच्छा, शायर आएगा वो कंट्रीब्यूशन जी, डालेगा ये उसमें। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है और मुझे सुन के बड़ी खुशी भी हुई। वैसे मैंने आपको सुना है यहाँ पे आपके कई दफ़ा शायरी जी, सुनी है मैंने, हमारे जहाँ आप आए भी हैं कई दफ़ा जब सलीम थे जी, पाकिस्तान में, जी, तो आपकी अच्छी शायरी थी, मुझे याद थी, मेरे ज़हन में थी। राइट, लेकिन सच्ची बात है कि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास ही हुआ है, शायरी का ज़्यादा मेरा शौक नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। जी, सिर्फ़ ये है कि शेरों को पढ़ते हुए, नज़्म को पढ़ते हुए आगे बढ़े, मैं सिर्फ़ ये कह सकता हूँ ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है, इससे ज़्यादा का मुझे जो पता दिल नहीं है। को लगती वाली ठीक है, बात। दिल को लगती है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद जो मैंने कुछ आपसे मैं अभी फ़रमाइश करूँगा सुनने के लिए, जी, जी, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि मुझे एहसास ही हुआ कि आपने देर आयत दुरुस्त आयत कि ये किताब आपको लाज़मी लानी चाहिए थी पहले। वजह क्या है? अज़हर अज़मी साहब मैंने कई दफ़ा बात की थी। किनसे? अज़हर अज़मी आपको अच्छा, पता आज़मी भाई, है। जी, जी। ठीक है, जानता हूँ। तो वो किताब नहीं छापते थे अपनी। जी, मैंने कहा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आपकी किताब छप के आएगी तो काफ़ी चीज़ें आपकी सरक़ा हो जाएँगी फ़ेसबुक के ज़रिए जी। और लोग कहेंगे देखो आज़मी साहब ने ये सारा माल चोरी किया है। हुँ, तो इससे मैंने कन्विंस किया और आपने भी जो बिल्कुल सही बात बताई कि आपकी चीज़ें कई नामों से शाये होती रही हैं जी हाँ, मुख्तलिफ़ लोगों, अब भी हुई है। अभी भी हो रही हैं। तो कम से कम किताब छप जाने का फ़ायदा ये होगा कि आज के बाद से कोई इस पे कोई दावा नहीं कम से कम करेगा। सनद आ जाएगी, जी, सनद आ जाएगी। तो आपने कहाँ महसूस किया इसको? पहला तो वही जिसका आपने ज़िक्र किया था अपनी नज़्म का, जी, अ, मैं बस जिसे तुम प्यार करते हो जी, उसे आज़ाद कर देना। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सबको पूरी सुना दें, तो मैंने पेज मार्किंग लिख 194, ली। पेज 194। पहला बंद है। जी, जैसे मैंने इस चीज़ की ये बताई। तो पूरा ही उम्दा है, ये वो पूरी न बहुत उम्दा है ये। जी हाँ, गुलो लाला से झोली जी, यार की है यार भर देना, गुलेला जी, जी, बिल्कुल। सरे मिज़गा सजा रखना, निगाहों में बसा लेना, वाह! कभी शिकवा नहीं करना, कभी कब शिकवा नहीं करना। कभी इल्ज़ाम मत देना, हाँ, कोई धोखा नहीं देना, कोई दुश्मन मत लेना, बहुत उम्दा। जो तुमसे रूठ जाए तो बहुत खुशियाँ उसे देना, उसे बस चाहते रहना, कोई पैमान मत लेना, मेरी बातें रकम यूँ ही मेरे हमज़ाद कर देना, जिसे वाह! तुम प्यार करते हो। देखो उसे आज़ाद कर देना। मोहब्बत जज़्ब है, जज़्बा है, एक ईमानदारी है, जी। मोहब्बत रंग है, खुशबू गुलों की आबियारी है, आहा! गुलों की आबियारी। मोहब्बत रंग है, खुशबू गुलों की आबियारी है, जी, जी। मोहब्बत रीत है, रस्मों की मारी दुनियादारी है, वाह! मोहब्बत झोंपड़ी में बूढ़ी होती एक कंवारी है, फिर अर्ज़ मोहब्बत फिर अर्ज़ रीत करें। है, रस्मों की मारी दुनियादारी है, जी, जी। मोहब्बत झोंपड़ी में बूढ़ी होती एक कंवारी है, बहुत उम्दा। मोहब्बत रात का शोला सहर की बेकरारी है, आहाहा! मोहब्बत रात का शोला सहर शहर की की बेकरारी बेकरारी है, है। मोहब्बत इश्क के कूचे को जाती एक सवारी है, वाह! बहुत करना तो बस इतना कि दिल आबाद कर लेना,
जिसे तुम प्यार करते हो उसे आज़ाद कर देना। या ये दुनिया एक जंगल है, जी, यहाँ हैवान बसते हैं। जी, ये दुनिया एक जंगल है, यहाँ हैवान बसते सही हैं। है। दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले सब इंसान बसते हैं। दिलों में बुज़ रखने वाले सब इंसान कहीं बस। पर कच्ची बस्ती में बहुत अरमान बसते हैं। वाह! बुलंद व बाला महलों में मक्की वीरान बसते हैं। वाह! यहाँ मीज़ान के मालिक कई शैतान बसते हैं। यहाँ मीज़ान के मालिक कई शैतान बसते हैं। अब फिर यही तौहीन अदालत के अंदर ना हो जाए। नहीं, यहाँ मीज़ान के मालिक कई शैतान बसते हैं। जी, यही फाकों के मारे अनगिनत दहकान दहकान बसते हैं। दिलों में पलने वाले शर को बस बर्बाद कर देना। जिसे तुम प्यार करते हो उसे आज़ाद कर देना। मैं तो काफ़ी बंद में एक आध और शादी अब ये अब ज़रा मुख्तलिफ करता हूँ कि जो चेहरा मैंने लिखा था सभी की ज़िंदगी में, जी, जो चेहरा मैंने सोचा था सभी दिलों की की तशनगी में है। जी, जो चेहरा मैंने लिखा था सभी की ज़िंदगी में है। जी, जो चेहरा मैंने सोचा था दिलों की तशनगी में है। वो चेहरा क्या बताऊँ ज़िस्त की हर नगमगी में है। हाँ, इबादत में, रियाज़त में, नज़र की बंदगी में है। वाह! इबादत में, रियाज़त में, नज़र की बंदगी में है। कहीं दानिश का पैकर है, कहीं दीवानगी में है, कहीं बिछड़ा हुआ है और कहीं वाबस्तगी में है। तुम उस चेहरे से अपने दिल की बस्ती शाद कर लेना, जिसे तुम प्यार करते हो। उसे आज़ाद कर देना। तो उन्होंने रब के बंदों से प्यार करना। जी, मोहब्बतें जब शुमार करना, हुँ, सखावतें बेशुमार करना। वाह! मोहब्बतें जब शुमार करना, सखावतें बेशुमार करना। जो दिल कहे उसकी मान लेना, जो जा कहे तो निसार करना। वाह! तुम्हारे अपने हैं सारे रिश्ते, तो हाँ, फ़िक्र उनकी हज़ार करना। हाँ, सवाल डालें तो मुस्कुराना, जो कर सको बार-बार करना। जो कर सको बार-बार। सवाल डालें तो मुस्कुराना, जी, जो कर सको बार-बार करना। जी, उदास होना तो खुल के हँसना, हाँ, सुकून चाहो तो छुप के रोना। सुकून चाहो तो छुप के रोना। उदास होना तो खुल के हँसना, वाह! सुकून चाहो तो छुप के रोना। ये अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। रफ़ाक़तों को तलाश करना, अदावतों से गुरेज़ करना। जी, बहुत उम्दा। रफ़ाक़तों को तलाश करना, जी, अदावतों से गुरेज़ करना। जो नफ़ा पाओ तो बाँट देना, अगर हो घाटा तो खुद ही सहना। ये अगर थोड़ा हो पहले ये शायद ये दोबारा नफ़ा पाओ तो हाँ, बाँट देना, हाँ, अगर हो घाटा तो खुद ही सहना। जी, जी, कोई दुखाए जो दिल तुम्हारा, जी, तो दर्द को पुरवकार करना। जी, बहुत ही छोटी-सी ज़िंदगी है, बस आजिज़ी इख्तियार करना। मसाइब आए तो सब्र करना, दुआओं पर एतबार करना कि रब के बंदे बहुत दुखी हैं, आहा! तो रब के बंदों से प्यार करें। कि रब के बंदे बहुत दुखी हैं। क्योंकि हर एक के पीछे एक वाक़या है, जी, बात करेंगे तो बहुत दूर चली जाएगी। मैं चाहूँगा कि एक और आपकी है बड़ी प्यारी मुझे पसंद है जी, चलो कुछ काम कर जाएँ। जी हाँ, इसके बारे में बता देता हूँ। क्या प 153 इसमें वजह ये हुई कि ये नज़्म मैंने बज़्म शेर-ओ-सुख़न की पहचान के तौर पे लिखी थी जी, और हालिया तौर पे एक बड़े लीडर साहिबान जो अभी इस वक़्त पाबंद सलासिल हैं, हुँ, एक फैसलाबाद की माज़ूर बच्ची ने उनको अपनी नज़्म करके सुनाई और मीडिया पे बहुत चली, यूट्यूब पे मौजूद। मैंने इस पे लिखा भी उसको कि बच्ची हाँ, को झूठ ना सिखाइए। हाँ, ये नज़्म और ऑनलाइन मौजूद है मेरी, हाँ, मेरे हाँ, नाम से मौजूद है मतलब अलग-अलग हाँ, फ़ॉर्मेट में। हाँ, तो ये बज़्म शेर-ओ-सुख़न की पहचान के तौर पे थी जो हर जगह जी, अप्लाई होती है। चलो कुछ काम कर जाएँ इसका उन्वान है। जी। न जाने कौन से लम्हे में हम सब खाक हो जाएँ, आय हाय हाय! जो न जाने कौन से लम्हे हम सब खाक हो जाएँ, चलो कुछ काम कर चलो जाएँ, कुछ काम कर जाएँ। किसी के काम आ जाएँ, कोई हाँ, रास्ता सुझा जाएँ, सही, कोई बस्ता थमा जाएँ, हाँ, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाएँ। वाह! कहीं फ़िक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है, नई फ़िक्रें जगा जाएँ, चलो हाँ, कुछ काम कर जाएँ। वाह! अभी भी वक़्त है यारो, अभी कुछ वक़्त है यारो, जी, या इल्म फ़न के हर कारो, जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ, रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ, फ़रोग़ नस्ल की खातिर ज़रा-सा वक़्त दे जाओ, कोई तब्दीली ले आए, चलो वाह! कुछ काम कर चलो जाएँ। कुछ काम कर ये ज़रा ये शेर फिर रिवायत करें ज़रा ये बड़ा सबक है इसमें लोगों के लिए। अभी कुछ वक़्त है यारो, या हुँ, इल्म फ़न के हर कारो, जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ, रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ, हुँ, फ़रोग़ नस्ल की खातिर ज़रा-सा वक़्त दे जाओ, हुँ, कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाएँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और मनो सलवा ना आएगा, ज़माना नोच खाएगा। आहा!
मानो सलवा ना आएगा, ज़माना नोच खाएगा। नौजवानों के लिए बात है। जी, मानो जी। सलवा ना आएगा, जी। ज़माना नोच खाएगा, खुद ही को जो जगाएगा वही मंजिल को पाएगा। वाह! खुद ही को जो जगाएगा वही मंजिल को पाएगा, फ़कत बातों से तब्दीली कोई भी ला ना पाएगा। तुम्हीं उम्मीद अव्वल हो, तुम्हीं से रंग आएगा, सब खामोश हो जाएँ, चलो कुछ काम कर जाएँ। चलो कुछ काम कर जाएँ। एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहीं पे तशरीफ़ लाए थे अभी और मैंने उस दिन सुनी थी वो अच्छी थी किताब में, मैं दोबारा पास करूँ ना, बात कब बदलती है? हाँ। 233। ये मुझे याद है लेकिन मैं फिर भी इसको याद से देखूँगा कि इसमें अमूमन कुछ मिसरे मैं खा जाता हूँ। हुँ। ये थी बात कब बदलती है। बात के बदलने से बात कब बदलती है। बात के बदलने से बात कब बदलती है, हाँ मगर ये होता है, बात का लबो लहजा वाह! बात के बदलने के बाद भी सुलगता है। बहुत उम्दा, फिर बात के बदलने से बात कब बदलती है, हाँ मगर ये होता है, बात का लबो लहजा बात के बदलने के बाद भी सुलगता है। लफ्ज़ अपनी नोकों से ज़हन के किवाड़ों पर नक्श खोद देते हैं। वाह! लफ्ज़ अपनी नोकों से ज़हन के किवाड़ों पर नक्श खोद देते हैं, ज़ख्म डाल जाते हैं, वक़्त की रफ़ाकत में माहो साल की गर्दिश ज़ख्म को सुखाती है। माहो साल की गर्दिश ज़ख्म को सुखाती है, एक खुरन लाती है, बात का लबो लहजा एक खुरन के दामन में ज़िंदगी एक खुरन की सूरत ज़िंदगी के दामन में दूर भर सुलगता है, एक चुभन की सूरत बस यही कहता रहता है, बात के बदलने से बात कब बदलती है। बात के बदलने से, और ये फैक्ट है कि लफ्ज़ के घाव कभी भी नहीं बदलते हैं। एक आपकी गज़ल है, बदगुमानों से बात क्या करता। जी हाँ, ये मैंने नौजवानों के लिए 111 गज़ल है कि मतलब इसका कि बदगुमानों से बात क्या करता। बदज़ुबानों से बात क्या करता। क्या बात है, क्या बात है। बदगुमानों से बात क्या करता, जी। बदज़ुबानों से बात क्या करता, जब कोई छत नहीं रही सर पर, फिर मकानों से बात क्या करता। ओहो हो! बहुत जब कोई छत नहीं रही सर पर, फिर मकानों से बात क्या करता। और ये खास तौर पे कि तरबियत जिनकी हो नहीं पाई, तरबियत जिनकी हो नहीं पाई, उन जवानों से बात क्या करता। अब यकीन करें ये देख के मुझे सोशल मीडिया की पोस्टें बहुत सारी याद आ रही हैं। जब फिर दोहरा दीजिएगा सोशल मीडिया पर। तरबियत जिनकी हो नहीं पाई, उन जवानों से बात क्या करता, और वक्त नामेहरबां हुआ मुझ पर, मेहरबानों से बात क्या। बहुत उम्दा। वक्त नामेहरबां हुआ मुझ पर, मेहरबानों से बात क्या करता। जी। और जब ज़मीं से ही जुड़ नहीं पाया, वाह! आसमानों से बात क्या। आसमानों से बात क्या करता। जब ज़मीं से ही जुड़ नहीं पाया, आसमानों से बात क्या करता। और ज़ख्म तो शौक से सजाए थे। हाँ, ज़ख्म तो शौक से सजाए थे। फिर निशानों से बात क्या करता। वाह! ज़ख्म तो शौक से सजाए थे, जी। फिर निशानों से बात क्या करता। जी। और तुंद हवाओं से सामना था मेरा। जी। तुंद हवाओं से सामना था मेरा, बादबानों से बात क्या करता। बादबानों से बात क्या करता। और इसका मतलब है कि नक जब घर से लग गई खालिद। जी। नक जब घर से लग गई खालिद, जी, निगहबानों से बात क्या करता। वाह! बदगुमानों से बात क्या करता, बदजुबानों से बात क्या करता। ये सब चीजें सीखने की हैं। आई होप कि जी किसी के पास अगर 1% भी चली जाए तो समझो का कुछ नहीं। ये तो एक मैं आपसे और कहूंगा जी, जंगल के ऊपर आपकी जुल्म के नाम से पेज 177 लगता है जैसे आप ये आपका वो कलाम है कि मुझे लगता है जैसे आपने आजकल के दौर की कोई तस्वीर कशी कर दी है। ये मैंने एक सफाई सुनाई थी काची यूनिवर्सिटी में एक मुशायरे में, और मिज़ाह के तौर पे सुनी गई थी। करतब दिखाने वाले। लेकिन ये मिज़ाह के तौर पे लिखी नहीं थी, उस वक़्त जो हालात चल रहे थे जो आज भी उसका जी है बड़ी तल्ख़, लेकिन ये तो शायद एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है, इसको पढ़ के मुझे याद है कि जो आज के लिए हमारी मैं एस्टेब्लिशमेंट नाम नहीं ले रहा, ठीक है? मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप ही सुना दीजिए मुझे। नज़्म है कि करतब दिखाने वाले को क्या नाम दीजिए। करतब दिखाने वाले को क्या नाम दीजिए। सर्कस नया है कोई तो उन्वान दीजिए। सर्कस नया है कोई तो उन्वान दीजिए। करतब दिखाने वाले को क्या नाम दीजिए, सर्कस नया है कोई तो उन्वान दीजिए। बंदर नए हैं सारे गधे की क्लास में। फिर बताओ। बंदर नए हैं सारे गधे की क्लास में, कुत्ते को सारे शोरों का सरदार कीजिए। बहुत उम्दा, फिर बताओ ये बंदर नए हैं। बार-बार पढ़िए इसको। बहुत
दूर तक चला जाएगा कि बंदर नए हैं सारे गधे की क्लास में, कुत्ते को सारे शेरों का सरदार कीजिए, और सुअर ने हाथियों को सिखाया है आज ये। सुअर ने हाथियों को सिखाया है आज ये, फितरत के बरखिलाफ सभी काम कीजिए। सुअर की फितरत जो है ना, फितरत के बरखिलाफ सभी काम कीजिए। और ये शेर मुझे पसंद है कि गिद्ध दे रहे हैं अपने उकाबों को ये सबक, गिद्ध दे रहे हैं अपने उकाबों को ये सबक, मुर्दार की तलाश में परवास कीजिए। वाह वाह, मुर्दार की तलाश दे रहे हैं अपने उकाबों को ये सबक, मुर्दार की तलाश पे परवास कीजिए। और चूहे को कर दिया गया खुराक का वजीर, चूहे को कर दिया गया खुराक का वजीर, सब बिल्लियों को भूख से दो चार कीजिए। वाह, सब बिल्लियों को। और आखिरी शेर है कि अब भेड़िए के हाथ में सारा निजाम है, अब भेड़िए के हाथ में सारा निजाम है, अब भेड़िए के हाथ में सारा निजाम है, दस्तूर को दुआएं सुबह शाम दीजिए, करतब दिखाने वाले को क्या नाम दीजिए। इसका कोई मौजूदा सियासत से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? कुछ 10-12 साल पहले लिखी। मैं अखलाकन पूछ रहा हूँ, फिर भी सियासत से नहीं, माशियत से है, मैशत से है, मैशत से है। सियासत वाला मामला में कभी, मुझे मालूम है, सियासत तब पढ़ता हूँ ना, समझने की कोशिश करता हूँ ना गुफ्तगू करता हूँ। आपने कुछ कह के भी पूरे हालात की नक्शाकशी कर दी है। जो भी कैफियत आई थी, तो जो हालात चल रहे थे, जी 10-12 इसकी डेट्स भी है हमारे पास जब मैंने लिखी है। अच्छा। तो बल्कि ये फेसबुक वगैरह पे भी मौजूद है। जी नहीं, बहुत अच्छा। और एक आध मैं आपसे यकीन कहूंगा, और उसके बाद फिर एक गजल है आपकी, रूह के साथ खयानत की है, ख्वाब बेचे हैं, तिजारत की है। जी हाँ। तो मैं ताजिर के ज़बानी सुनना चाहूंगा। ये इसकी भी एक कहानी है, बरल मतलब है कि रूह के साथ खयानत की है, रूह के साथ खयानत की है, ख्वाब बेचे हैं, तिजारत की है, ख्वाब बेचे हैं, तिजारत की है। अपनी औकात से बढ़कर दिल ने, ओहो, अपनी औकात से बढ़कर दिल ने, जी, उम्र भर सबसे मोहब्बत की है, जी, उम्र भर सबसे मोहब्बत की है। और तीरगी तेरी जरूरत ही नहीं, तीरगी तेरी जरूरत ही नहीं, चांद ने आज बगावत की है, चांद ने आज बगावत की है। तीरगी तेरी जरूरत ही नहीं, जी, चांद ने आज बगावत की है। और शुक्र करता है हर एक उज़्व बदन, शुक्र करता है हर एक उज़्व बदन, जिसने खूब इबादत की है। वाह वाह वाह। शुक्र करता है हर एक उज़्व बदन, जिसने खूब इबादत की है। और आंख में अक्स कोई दर आया, आंख में अक्स कोई दर आया, सोच ने तेरी ज़ियारत की है। बहुत सुंदर। आंख में अक्स कोई दर आया, जी, सोच ने तेरी ज़ियारत की है। और हक बहकदार मिलेगा एक रोज, हक बहकदार मिलेगा एक रोज, होना चाहिए, हक बहकदार मिलेगा एक रोज, वक्त ने सच की हिमायत की है। बहुत सुंदर। वक्त ने सच की हिमायत की है। और सानेहा इससे क्या बड़ा होगा, सानेहा इससे क्या बड़ा होगा, दस्ते तागूत पे बैत की है। बहुत सुंदर भाई। इसका आजकल के हालात से, फॉर्म 45, 47 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खालिद मीर साहब की बहुत पुरानी कलाम है इसका। ये जरूरी था उसको बतलाना, ये जरूरी था उसको बतलाना। उसने हर शख्स की ग़ीबत की है, उसने हर शख्स की ग़ीबत, ये जरूरी था उसको बतलाना। बड़े सोसाइटी में शख्स के लिए मैंने खास शख्स के लिए लिखा था, अभी भी जिंदा है। ये जरूरी था उसको बतलाना, उसने हर शख्स की ग़ीबत की है। और सारे दुनिया में था मगन खालिद, सारे दुनिया में था मगन खालिद, हाथ पैरों ने बगावत की है। सारे दुनिया में था मगन खालिद, हाथ पैरों ने बगावत की है। रूह के साथ खयानत की है, ख्वाब बेचे हैं, तिजारत। यूं तो ये पूरा आपसे पूरा दीवान, पूरा कलाम सारा सुनना चाहिए, लेकिन बात नहीं चाहिए था मुझे। लेकिन बात ही ऐसी है, जिससे मालूम ही हुआ कि कोई आप भी किसी ऐसी बीमारी के शिकार हैं जिससे मैं भी शिकार हूँ। 104। हाँ। आपने बहुत तहकीक की हुई है। ये मैंने आपको बताऊं, फ्रांस में लिखी थी, पेरिस में। अच्छा। मखसूस वाक़े के तहत लिखी थी। अच्छा। 2009 की बात जी, शायद। मतलब है कि दुनियादारी की बीमारी, जी, तुझमें भी है, मुझमें। दुनियादारी की बीमारी तुझमें भी है, मुझमें भी है। बंटवारा और हिस्सेदारी, तुझमें भी है, मुझमें। बंटवारा और हिस्सेदारी, क्या बात है, क्या बात है। तुझमें भी है, मुझमें भी। और रंग बिरंगे रंगों वाली तितली अच्छी लगती है, रंग बिरंगे रंगों वाली तितली अच्छी लगती है, रंग बिरंगे रंगों वाली तितली अच्छी लगती है। जी। नजरों की नापुख्ता कारी तुझमें, नजरों की नापुख्ता कारी तुझमें भी है, मुझमें भी।
तो ये है कि कोयल की जिस कूक को सुनकर जी। वज्र में लोग आ जाते हैं। कोयल की जिस कूक को सुनकर वज्र में लोग आ जाते कोयल हैं। की जिस कूक को सुनकर वज्र में लोग आ जाते हैं। हाँ। जिस्म और रूह की ये सरशारी तुझमें भी है, मुझमें भी। और ये हम सब पे है कि दिल के सब जज्बात छुपाना, हंसना गाना मौज उड़ाना। वाह! दिल के सब जज्बात छुपाना, हंसना गाना मौज उड़ाना, इतनी थोड़ी सी मक्कारी तुझमें भी है, मुझमें भी। इतनी थोड़ी सी मक्कारी तुझमें भी है, मुझमें भी। और आखिरी शेर है कि मत पक्का इसका कि इतना तय है मीर जी तू भी दिल के हाथों जाएगा। हाय 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 हाय! इतना तय है मीर जी तू भी दिल के हाथों इतना जाएगा। तय है मीर जी तू भी दिल के हाथों जाएगा। हमदर्दी की ये बीमारी तुझमें भी है। इसीलिए मैं सुनना चाह रहा था कि हमदर्दी की ये बीमारी तुझमें भी है, मुझमें भी। दुनियादारी की बीमारी तुझमें भी है, मुझमें भी। यहाँ मैं कर्ज कर दूं कि कुछ जगहों पे मेरा तखल्लुस मीर जी है, कुछ जगह खालिद है। तो इनिशियली मीर जी लिखता था, मेरे एक दोस्त अल्लाह ताला कोई मीर तकी मीर पे वो मुझे मीर जी कहते थे। हाँ। वो बस मुझे इतना अच्छा लगा, वो नहीं है राब्ते में, पता नहीं कहाँ है। तो अच्छा, बाद में खालिद मैंने अच्छा दुनियादारी की बीमारी के अलावा एक चीज और भी मुझ में और आप में बड़ी मुश्तरक है। अल्लाह अकबर। वो है अपने वालिद से बहुत प्यार। जी हाँ, मैं आपकी वो पढ़ी थी मैंने अब्बू जी, जी सफ़ा हाँ। 152। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा अब्बू जी के जी, बारे में। मैं सुनाता पहली दफ़ा सुना रहा हूँगा। एक अब्बू के इंतकाल के कलाम तो वो अच्छा होता है जो पढ़ के मज़ा आए। मुशायरे में तो इतना मज़ा ये वाक़या दादी ये है के कि मेरे वालिद जो है मेरे छोटे भाई की शहादत के 100वें दिन को याद करते हुए चले गए। तो बस उस वक़्त जो हुआ मैंने डाल दिया था। कौन हाथ फेरेगा सर पे मेरे मेरे अब्बू जी। अब्बू जी, फिर से ज़रा ज़ोर से इसको सुनाइए। कौन हाथ फेरेगा सर पे मेरे अब्बू जी। कौन अब दुआ देगा मुझको मेरे अब्बू जी। जी। किसके पास जाऊँगा अपनी अपनी उलझनें उलझनें लेकर। लेकर। किसके पास जाऊँगा अपनी उलझनें लेकर। कौन हल बताएगा मुझको मेरे अब्बू जी। और हर नई जहत को जब जीत कर मैं आऊँगा, किसको मैं बताऊँगा मुझे आके अपने मेरे अब्बू याद अब्बू आ गया जी। मुझे अपना अब्बू याद आ गया आपकी ये सुन के। और हर थकन छुपाकर जब हुँ। मुस्कुराता आऊँगा। हर थकन छुपाकर जब मुस्कुराता हर आऊँगा। थकन छुपाकर जब मुस्कुराता आऊँगा। कौन जान जाएगा मुझको मेरे अब्बू जी। जी। जब कभी जो आएगा वक़्फ़ा मेरे आने में। आय हाय! अमूमन सफ़र तो होता था। जब कभी जो आएगा वक़्फ़ा मेरे आने में। कौन किसका आएगा मुझको मेरे अब्बू जी। जी। और माँ भी साथ होगी और भाई भी वहीं होगा। माँ भी साथ होगी और भाई भी वहीं होगा। याद मुझको याद रखना जन्नत में मुझको मुझको मेरे मेरे अब्बू अब्बू जी। जी। कौन हाथ फेरेगा। मैंने ज़िंदगी में कोई सफ़र ऐसा नहीं किया कि जब मैं वालिदैन से उन्होंने कहा कि अलग करके अपना घर बसाओ, जो मुझे उस वक़्त बुरा लगा, लेकिन उनकी बहुत दूरअंदेशी थी। मैं हर सफ़र से पहले मिलने जाता था अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैंने और आपकी इस वापस आके जी, पहले उनसे मिलने जाता मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने आपकी कई ग़ज़लें और कई नज़में मार्क करके रखी थी, लेकिन इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अब मज़ीद कुछ था। इस माहौल आपने ऐसा तब्दील कर दिया कि मुझे ये पढ़ के मुझे अपने अब्बू जी याद आ गए। और हमारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे, बहुत बड़ा साया था। जब वालिदैन चले जाएँ, वालिद ख़ास तौर पे, तो फिर पता चलता है कि धूप किसे बिल्कुल, अल्लाह ताला इसमें कोई उनको शक नहीं है। मुझे तो और रहमत में बेहतरीन जगह अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि बाप का जाना ऐसा ही है। मैंने अपने अब्बू में मज़मून लिखा था, मैं बहुत कम लिखता हूँ, तो उसमें यही लिखा था कि मुझे तो यूँ लगा जैसे अचानक मेरे आँगन का एक बहुत बड़ा सहन जो है वो सहन के अंदर जो बहुत बड़ा दर्ख़्त था वो गिर गया है और मैं तपती धूप में आके खड़ा हो गया हूँ। और फिर मुझे याद है कि मैंने उसमें लिखा था कि 64 साल का बूढ़ा अच्छा 64 साल के ब उसके बाद चलिए मैं इसको पूरा निकाल दूँगा। लेकिन मैं बता दूँ कि जो लोग अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको नवाज़ता भी बहुत है। तो हमें मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि वालिद को याद करने के लिए उनके मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उनको उनकी ज़िंदगी में उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और ये इज़हार करना चाहिए कि आप उसको कितना उसमें उनके क़ातिर बस रखा है। ये रिग्रेट नहीं होना कि हक अदा ना कर सके। कोशिश तो हमने की, लेकिन उनका हक तो हम अदा भी नहीं कर वो सके। कर भी नहीं सकते, तो 2000 लेकिन कम से कम ये एहसास हो जाए कि हक अदा करना चाहते हैं। आजकल के वालिदैन को तो इससे बड़ी बात कोई और चीज़ नहीं कि कोई बेटा है मेरा जो आपने जिस महीने बुलाया ना, बड़ा टफ महीना है। 24 फरवरी को मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था 2015 अच्छा, और पहली फरवरी 2017 को छोटे भाई की शहादत हुई।
कैसी शहादत हुई उनकी? वो उसकी फार्मेसी थी डकैती में, अच्छा, तो अच्छा। गोलियाँ लग गई थी। तो 100 दिन बाद वाले चले गए, तो जब माँ गई तो उस वक़्त कराची में नहीं था, 1 दिन पहले ही रात को मिल के आया था। तो उधर तबीयत ठीक नहीं, सो हमें जा नहीं रहा था, तो वालिद ने बुलाकर कहा कि नहीं तुम जाओ। चली गईं। कहा था मैंने कि समात जब नहीं मिलती सदाएँ लौट जाती हैं। समात जब नहीं मिलती सदाएँ लौट जाती हैं। जो माएँ छोड़ जाएँ तो दुआएँ लौट जाती हैं। जो माएँ छोड़ जाएँ तो दुआएँ लौट क्या बात है! क्या 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 शेर कह दिया आपने, वाह! अल्लाह ताला उनको करीब से रहमत करे, दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला उनको वाक़ई जन्नत हम से उनका आला हक अदा मकाम नहीं दे। कर पाए, बस अल्लाह ताला हमें इस लायक बनाए कि हम उनकी मग़फ़िरत के बाइस कुछ कर सकें। जी, ये मेरे ख़्याल है मैं आज का मेरे ख़्याल है सारी गुफ्तगू का हासिल यही है, कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं, जी, तो उनकी दुआएँ कमा लें। 100% ये शेर आप फिर दोहरा दीजिए आखिर में अपना। समात जब नहीं मिलती सदाएँ लौट जाती हैं। समात जब नहीं मिलती सदाएँ लौट जाती हैं। जो माएँ छोड़ जाएँ तो दुआएँ लौट जाती जो माएँ छोड़ जाएँ तो दुआएँ लौट जाती हैं। बहुत कुछ सुनना था आपसे इस ग़ज़ल के बाद और इस शेर के बाद, अब मज़ीद कुछ सुनने की मेरे अंदर ताब नहीं, हिम्मत नहीं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हैं। तशरीफ़ लाए और मुझे अंदाज़ा नहीं था और अंदाज़ा होता तो मैं शुरू कैसे ही मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा, आपका सिर्फ़ कलाम ही सुनता रहता गया। इंशाअल्लाह। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी। इंशाअल्लाह।